नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो डीटी में आज अपन 3-4 चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। एक तो करेंगे अपन अपील्स एंड रिवीजन का रिवीजन, इसके अलावा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन चैप्टर का रिवीजन करेंगे, एक पेनल्टीज ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन चैप्टर का रिवीजन करेंगे और एक अपन मिसलेनियस प्रोविजन जो चैप्टर है उसका भी अपन रिवीजन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर। तो एओ आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास करता है, असेसिंग ऑफिसर या डिपार्टमेंट वाले आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास करते हैं। कहाँ करते हैं डिपार्टमेंट वाले ऑर्डर आपके अगेंस्ट में? एक तो 143(3) में आता है, एक 144 में आता है, एक 147 में आता है। यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं। इसके अलावा वो कभी कभी पेनल्टी वगैरह भी आपके लगाते हैं और भी काफ़ी सारे ऑर्डर होते हैं जो आपके अगेंस्ट में पास किए जाते हैं। तो असेसी उसको कहाँ चैलेंज कर सकता है? तो सबसे पहले बता रखा है असेसी के पास राइट है। असेसी कहाँ जा सकते हैं? उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जा सकता है। अपील में कहाँ जा सकता है? जेसीआईटी अपील या सीआईटी अपील। जेसीआईटी अपील कौन है? जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, या सीआईटी अपील कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास जा सकता है। और जो जेसीआईटी अपील या सीआईटी अपील में जाएगा वो खाली कौन जा सकता है? खाली एसएससी जा सकता है। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट वाले अपने ऑर्डर के अगेंस्ट में ही खुद अपील में चले जाएंगे, वो नहीं जा सकते। हाँ, अगर डिपार्टमेंट वाले यहाँ हार जाते हैं, जेसीआईटी अपील सीआईटी अपील में हार जाते हैं, तो फिर उनके पास आगे जाने का राइट है आईटीएटी में। वहां भी हार गए तो हाई कोर्ट में, और वहां भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही मान लो असेसी जेसीआईटी अपील या सीआईटी अपील में हार जाता है तो आगे वो कहाँ जा सकता है? आईटीएटी। आईटीएटी क्या? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। वहां हार गया तो हाई कोर्ट, और वहां भी हार गया तो सुप्रीम कोर्ट। अब ये जेसीआईटी अपील सीआईटी अपील ये कौन होते हैं? ये भी डिपार्टमेंट का ही पार्ट होते हैं। ये भी क्या होते हैं? इनकम टैक्स अथॉरिटी का ही पार्ट होते हैं। तो असेसी पहली अपील कहाँ फाइल करता है? एक तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर ही फाइल करता है। जेसीआईटी अपील सीआईटी अपील कौन है? जेसीआईटी अपील तो कौन है? एओ में मैंने बताया था सबसे बड़ा भाई जो होता है जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर को अलग से एक रूम दे दिया और ऊपर लगा दिया अपील, वो बन गया जेसीआईटी अपील। एक होता है सीआईटी अपील। एओ का जो पापा है कमिश्नर, एओ का पापा कमिश्नर, कमिश्नर को अलग से रूम दे दिया और रूम पे लगा दिया अपील, ये बन गया सीआईटी अपील। इनको अलग से रूम में बैठा दिया। तो एसएससी फर्स्ट अपील कहाँ फाइल करते हैं? या तो जेसीआईटी अपील में या सीआईटी अपील में, फिर आईटीएटी, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब बता रखा है इनकम टैक्स में 3 ऐसे ऑर्डर हैं जिनके अगेंस्ट में कोई भी अपील फाइल नहीं होगी, मतलब वो ऑर्डर फाइनल माने जाएंगे, इनके अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं होगी। कौन कौन से ऑर्डर है? एक ऑर्डर है इंटरेस्ट का ऑर्डर 234A, B और C। 234A, B, C में जो इंटरेस्ट लगता है डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला, इसके अलावा शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स वाला, उसके अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं होगी। दूसरा एक होता है रिवीजन ऑर्डर। इस चैप्टर में अपन देखेंगे रिवीजन होता है, कमिश्नर करता है रिवीजन। तो रिवीजन 2 होते हैं, एक 263 वाला और एक 264 वाला। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 264 वाला जो रिवीजन होता है, 264 वाला रिवीजन, उसके अगेंस्ट में कहीं भी अपील फाइल नहीं हो सकती। इसके अलावा एक चैप्टर देखेंगे अपन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वाला, उसमें एक कमेटी आएगी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में कहीं भी अपील फाइल नहीं होती। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी और एक होता है डीआरपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, दोनों को सेम मत समझ लेना। डीआरपी का कंसेप्ट तो अपन ने 144C में देखा था, वो अलग कंसेप्ट था। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का ऑर्डर जो होगा, जो अपन एक चैप्टर देखेंगे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का, उसके अगेंस्ट में कोई भी अपील फाइल नहीं होती। अब सबसे पहले जेसीआईटी अपील या सीआईटी अपील में अपील जो फाइल होती है उसके प्रोविजंस देख लेते हैं अपन। कहाँ दे रखे हैं? सेक्शन 246 से सेक्शन 251 में दे रखे हैं। आपको सेक्शन वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कंटेंट पे फोकस करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जेसीआईटी अपील में एसएससी कब जाएगा और सीआईटी अपील में कब जाएगा। दोनों डिपार्टमेंट का ही पार्ट है, तो दोनों में कब कब जाएगा? तो जेसीआईटी बिल में क्या बता रखा है? एओ ने जो ऑर्डर पास किया है, कौन सा एओ है? एओ देखो मैंने बताया था, एक तो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर का सबसे छोटा भाई इनकम टैक्स ऑफिसर। एक बीच वाला होता है असिस्टेंट और डिप्यूटी, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, वो बीच का भाई होता है। और एक बड़ा भाई होता है जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर। तो छोटे या बीच के भाई ने, छोटे या बीच के भाई ने ऑर्डर पास किया। असेसी का असेसमेंट किसने किया? छोटे एओ ने या बीच के एओ ने? छोटे एओ ने या बीच के एओ ने? तो वो अपील कहां फाइल करेगा? जेसीआईटी अपील। लेकिन मान लो असेसी का असेसमेंट किसने किया है? बड़े एओ ने, बड़े भाई। बड़े भाई कौन? जॉइंट कमिश्नर ने। बड़े भाई जॉइंट कमिश्नर ने किया है, तो वो अपील कहां फाइल करेगा? उसके पापा के पास, सीआईटी अपील। बड़े भाई जॉइंट कमिश्नर फाइल किया है तो वो जॉइंट कमिश्नर अपील में नहीं जा सकता, दोनों बराबर लेवल के हैं, बराबर में कैसे जाएगा? बड़े को तो के पास ही तो जाएगा, बड़े के पास ही जाएगा, तो फिर पापा के पास जाएगा। पापा भी कौन सा? अपील वाला पापा, अपील वाला पापा, सीआईटी अपील। अब एओ का कौन सा ऑर्डर? एओ का असेसमेंट ऑर्डर भी हो सकता है। मान लो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर था 154 वाला, एओ ने अपने फेवर में रेक्टिफिकेशन कर लिया, एप्रेंट फ्रॉम रिकॉर्ड वाला अपने फेवर में कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में भी जा सकता है। इसके अलावा 143(1) में देखो एक इंटीमेशन आती है, कंप्यूटर से सभी रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है और 5 तरह के एरर ठीक कर दिए जाते हैं, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो। आपके पास टीडीएस टीसीएस की इंटीमेशन आई है, इसको भी आप अपील में चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर जॉइंट कमिश्नर का कोई भी ऑर्डर है पेनल्टी वगैरह का, तो आप सीआईटी अपील में चले जाओ। और अगर छोटे भाइयों का है, छोटे भाई कौन? या तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर या एडिशन क्या बोलते हैं असिस्टेंट या डिप्यूटी कमिश्नर का, तो आप चले जाओ जेसीआईटी पे। एओ का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, एओ का पेनल्टी का ऑर्डर हो गया या कोई और इंटरेस्ट का ऑर्डर हो गया, तो आप
यहाँ अपील फाइल करोगे। कौन अपील फाइल करेगा? एसएससी अपील फाइल करेगा। अब इसमें एक चीज और दे रखी है, सीबीडीटी को एक राइट दे रखा है। देखो पहले जेसीआईटी अपील का कंसेप्ट होता नहीं था, पहले खाली सीआईटी अपील होता था, फिर ये जेसीआईटी अपील को लाया गया। ये क्या होता है कि स्क्रूटनी काफी सारे लोगों की होती है और लगभग सब लोग क्या होते हैं, अपील में चले जाते हैं सीआईटी अपील के पास। अब सीआईटी अपील के पास क्या है, केसेस की भंडार लगा हुआ है, केसेस का भंडार लगा हुआ है, और ये काफी ढीले लोग होते हैं, टाइम लगाते हैं, तो इनके पास केसेस का भंडार लगा हुआ है, लाखों केस, करोड़ों केस पेंडिंग चल रहे हैं। तो अब उन केस को कम कैसे किया जाए, तो एक और अथॉरिटी बना दी, जेसीआईटी अपील। एओ के बड़े भाई को लगा दिया अपील सुलझाने में, एओ के बड़े भाई को अलग से कमरे में बैठा दिया और अपील लगा दिया। तो अब सीबीडीटी के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, सीआईटी अपील से केस उठा के जेसीआईटी अपील को ट्रांसफर कर सकता है, और जेसीआईटी अपील से केस उठा के सीआईटी अपील को ट्रांसफर कर सकता है। जहां भी उसको लगेगा बर्डन ज्यादा है, जहां भी केसेस ज्यादा लगेंगे उसको, वहां से कुछ केस उठाएगा और जेसीआईटी अपील को दे देगा। मान लो सीआईटी अपील के पास ज्यादा बर्डन है तो आपस में ये केस एक्सचेंज कर सकता है कौन, सीबीडीटी। अब आगे बता रखा है, जेसीआईटी अपील या सीआईटी अपील में अपील फाइल कौन करेगा, एसएससी फाइल करेगा। टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम इंपॉर्टेंट है, 30 डेज, टाइम लिमिट याद रखना, 30 डेज में अपील फाइल करनी पड़ेगी। डिले हो जाता है तो डिले को कंडोन किया जा सकता है, अगर सफिशिएंट रीजन होता है तो। प्रैक्टिकल लाइफ में वो कंडोन करते नहीं है, वैसे सफिशिएंट रीजन हो तो किया जा सकता है। आगे बता रखा, अपील फाइल होगी, फॉर्म नंबर 35 में एक मेमोरेंडम ऑफ अपील लगेगा। कि मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है, कौन से फैक्ट्स हैं आपके केस के, एक तो वो लगेगा, किन प्रोविजंस के बेस पे आप केस लड़ रहे हो, या जो केस लो आपको सपोर्ट करते हैं उनकी कॉपी लगेगी, एक एओ के ऑर्डर की कॉपी लगेगी। ये बनेगा मेमोरेंडम ऑफ अपील, और ये डुप्लीकेट में आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब देखो एओ ने आपका ऑर्डर पास किया आपके अगेंस्ट में, असेसमेंट ऑर्डर 143 या 144 या 147 में, वो क्या करता है, आपको डिमांड नोटिस भेजता है। डिमांड नोटिस भेज के 30 डेज में आपसे पेमेंट मांगता है। 30 डेज में जमा नहीं करवाते तो जितना आपका टैक्स था उतना पेनल्टी वो ठोक देता है, फिर भी जमा नहीं करवाते तो टीआरओ को भेज देता है। अब ये आपको 30 डेज में पेमेंट करना है क्या, आप अपील में जा रहे हो फिर भी आपको पेमेंट करना है क्या, नहीं। आप चाहो तो इस डिमांड पे जो एओ ने आपकी डिमांड बनाई है, एक्स्ट्रा टैक्स बनाया है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह बनाया है, इस पे आप स्टे लगवा सकते हो। आपको बस एप्लीकेशन करनी पड़ती है, या तो आप एप्लीकेशन एओ को कर दो, एओ को बोल दो कि मैं तेरे ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तेरे अगेंस्ट में अपील में जा रहा हूँ, और उससे डिमांड पे स्टे लगवा दो। या जेसीआईटी बिल, सीआईटी बिल में आप एप्लीकेशन करके डिमांड पे स्टे लगवा सकते हो, और ये 100% स्टे लगा देंगे। आपको फिर 30 डेज में जमा नहीं करवाना, और 30 डेज में जमा भी नहीं करवाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि टीआरओ आ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच करेगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप डिमांड पे स्टे लगवा लेते हो तो, अपील में जाते हो डिमांड पे स्टे लगवा लेते हो तो आप डिमांड पे स्टे लगवा सकते हो, अगर आपको अपील में जाते हो तो। आगे बता रखा है, आप इन सीआईटी अपील वालों को कुछ एडिशनल एविडेंस देना चाहते हो, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस देना चाहते हो जो आपने एओ को नहीं दिए थे, तो ये एडमिट कर लेंगे क्या, हाँ एडमिट कर लेंगे, बस इनको रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और 3 केस में एडमिट करेंगे अगर एओ ने एविडेंस लेने से मना कर दिए थे, या एसएससी के पास कोई सफिशिएंट रीजन था जिसके कारण वो एविडेंस नहीं दे पाया, उसको एविडेंस मिल नहीं रहे थे, या तो ये चोरी हो गई थी, या एओ ने एविडेंस देने की अपॉर्चुनिटी दिए बिना ही जल्दबाजी में अपना ऑर्डर पास कर दिया, तो आप एडिशनल एविडेंस दे सकते हो, सीआईटी अपील वाले एडमिट कर लेंगे। आगे बता रखा है, अब ये सीआईटी बिल, जेसीआईटी बिल अपना ऑर्डर क्या करेगी, तो एओ ने जो ऑर्डर दिया उसको या तो कंफर्म कर सकते हैं। मान लो एसएससी ने इनकम बताई थी 40 लाख, एओ ने कर दी 50 लाख, तो 50 लाख को कंफर्म भी कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, 50 को 45 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, और इनहेंस करने की पावर भी है, ये बढ़ा भी सकते हैं। इनको लगता है एसएससी चोर है, एसएससी की एक और इनकम पकड़ी गई, एसएससी ने छुपा रखी थी, तो बढ़ा भी सकते हैं, 50 लाख को 60 लाख 70 लाख बढ़ा भी सकते हैं। ये था अपना जेसीआईटी बिल, सीआईटी बिल। इनको अपना डिसीजन कब तक देना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, एडवाइजरी टाइम लिमिट है, कंपल्सरी टाइम लिमिट नहीं है, 1 ईयर के अंदर डिसीजन देना है, पॉसिबल हो तो इस कारण ये ढीलापन करते हैं। ढीलापन क्यों करते हैं, क्योंकि इनको कुछ कंपल्सरी टाइम लिमिट नहीं दे रखा कि 1 ईयर के अंदर करना पड़ेगा। जैसे अपने देखा था एक कंसेप्ट डीआरपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल वाला, असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में, वहाँ कुछ फॉरेन कंपनी वाले या नॉन रेजिडेंट या ट्रांसफर प्राइसिंग वाले जा सकते हैं, वहाँ तो कंपल्सरी था 9 मंथ में ही इस डीआरपी को अपना डायरेक्शन देना होता है। वो भी एक अपील जैसा होता है, हाँ अपील नहीं होता लेकिन एक अपील जैसा केस होता है वो, पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ इनको छूट दे रखी है, मन करे जब दो, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल। अब अपन देखते हैं आईटीएटी में अपील। आईटीएटी में अपील देखो एसएससी भी फाइल कर सकता है और डिपार्टमेंट वाले भी फाइल कर सकते हैं। सीआईटी अपील या जेसीआईटी अपील ने अपना फैसला दे दिया, एसएससी की फेवर में दिया तो डिपार्टमेंट वाले चले जाएंगे यहाँ पे, और डिपार्टमेंट की फेवर में दिया तो नाराज होकर एसएससी चला जाएगा यहाँ पे। आईटीटी क्या है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये डिपार्टमेंट वालों का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, और यहाँ पे जज बैठते हैं। यहाँ पे जैसे कोर्ट में जज बैठते हैं ना, वैसे यहाँ पे कौन होते हैं, जज। यहाँ कुछ डिपार्टमेंट का बंदा नहीं होगा कि जॉइंट कमिश्नर बैठेगा या कमिश्नर बैठेगा, वो नहीं बैठेगा, जज बैठेंगे यहाँ पे। और यहाँ बेंच होती है, एक तो डिवीजन बेंच, एक सिंगल जज बेंच, और एक होती है स्पेशल बेंच। जनरली डिवीजन बेंच होती है, मतलब
आईटीटी में 2 जज बैठते हैं, एक जुडिशियल मेंबर, एक अकाउंटेंट मेंबर, 2 जज। एकदम छोटे मोटे केस है, मतलब टोटल इनकम एओ ने जो निकाली है 50 लाख तक निकाली है, तो एक जज बैठता है, सिंगल जज वाला। लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं, खतरनाक केस होते हैं, स्पेशल केस होते हैं, बड़े बड़े केस होते हैं, उनके लिए बनती है स्पेशल बेंच, मोर देन 2 जज, 3 जज, 5 जज, 7 जज, ऐसा होता है। अब डिसीजन कैसे लिया जाता है आईटीटी में? मेजोरिटी के बेसिस पे। जैसे मान लो एक स्पेशल बेंच बैठी, 3 जज थे, 2 एसएससी का फेवर कर रहे हैं, 1 डिपार्टमेंट का, तो एसएससी के फेवर में डिसीजन आ जाएगा। 4 जज थे, मान लो 3 डिपार्टमेंट का फेवर कर रहे हैं, 1 एसएससी का, डिपार्टमेंट के फेवर में फैसला आ जाएगा। लेकिन मान लो मेंबर्स इक्वली डिवाइडेड है, जैसे मान लो एक डिवीजन बेंच बैठी, 2 जज थे, 1 एसएससी का फेवर कर रहे हैं, 1 डिपार्टमेंट का, तो क्या होगा? तो वो एसएससी और डिपार्टमेंट को ये बोलेंगे क्या, हमसे तो नहीं हो रहा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। ऐसा नहीं करेंगे वो क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे भी कंफ्लिक्ट है, जिस पॉइंट पे भी डिस्प्यूट है, उस पॉइंट को वो आईटीएटी के प्रेसिडेंट को बताएंगे, आईटीटी का प्रेसिडेंट उस पॉइंट को थर्ड जज को, एक कोई थर्ड जज पकड़ेगा, उसको बताएगा, और वो थर्ड जज जिसके फेवर में फैसला देगा, वो जो अनदर जज है, वो जिसके फेवर में फैसला देगा, उसके फेवर में फैसला आ जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी बन जाएगी, फिर मेजोरिटी बन जाएगी। अब आईटीटी में आप कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हो? एक तो सीआईटी अपील और जेसीआईटी अपील ने जो ऑर्डर दिया उसके अगेंस्ट में जा सकते हो। इसमें एसएससी भी जा सकता है और एओ भी जा सकता है। अगर एसएससी कुछ नहीं है तो एसएससी चला जाएगा, एओ कुछ नहीं है तो एओ चला जाएगा। दोनों भी जा सकते हैं, हाँ दोनों भी जा सकते हैं, क्या पता दोनों कुछ नहीं हो। एसएससी ने इनकम बताई 50 लाख, एओ ने कर दी 60 लाख, सीआईटी अपील ने कर दी 55 लाख, बीच का रख दिया दोनों को। एसएससी कुछ नहीं है, एसएससी बोलते हैं तो 50 लाख ही करो, और एओ बोलता है इसकी तो 60 लाख ही होनी चाहिए। दोनों भी जा सकते हैं, ऐसा भी होता है। 3 केस और बता रखे हैं, जिस 3 केस में खाली एसएससी जाएगा और डायरेक्ट कहाँ जाएगा आईटीटी में। पहला 144C वाला ऑर्डर है। 144C कौन सा? डीआरपी वाला। डीआरसी नहीं बोल रहा मैं, डीआरसी के अगेंस्ट में तो अपील फाइल नहीं होती। डीआरपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल ने अपनी डायरेक्शन दी, एओ ने उस अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किया, उसको सीधा एसएससी कहाँ चैलेंज कर सकता है? आईटीटी। क्योंकि डीआरपी में कौन बैठते हैं? एओ के 3 पापा बैठते हैं, उसके अगेंस्ट में कहाँ जाएगा? सीआईटी बिल में नहीं जाएगा। सीआईटी बिल भी तो एओ का पापा ही है, बस अलग से डिपार्टमेंट दे दिया, तो सीधा कहाँ जाएगा? आईटीटी में। और खाली कौन जाएगा? एसएससी। डिपार्टमेंट वाला नहीं जा सकता वहाँ पे, डिपार्टमेंट वाला वहाँ हार जाता है डीआरपी के में, तो कुछ नहीं कर सकता फिर वो। आगे बता रखा है रिवीजन ऑर्डर होगा 263 वाला, 264 वाला तो अपील में जा ही नहीं सकते। 263 वाले रिवीजन ऑर्डर के अगेंस्ट पर अपन कहाँ जाएंगे? सीधा आईटीटी। क्यों? 263 का रिवीजन कौन पास करता है? एओ का पापा या दादा। पापा दादा के अगेंस्ट में सीधा कहाँ जा सकते हो आप? आईटीटी में। इसके अलावा एओ के पापा दादा का कोई भी ऑर्डर है, एओ के पापा दादा ने मान लो पेनल्टी लगा दी, या एओ के पापा दादा ने मान लो चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया, या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, बताओ कौन करता है सब काम? चैरिटेबल ट्रस्ट में पड़ा था, पापा दादा करते हैं। तो ऐसा कुछ भी किया तो उसके अगेंस्ट में सीधा एसएससी कहाँ जाएगा? आईटीटी में। तो एओ के पापा दादा के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपन कभी भी सीआईटी अपील में नहीं जा सकते। क्यों? सीआईटी अपील खुद क्या है? एओ का पापा ही तो है, बस अलग से कमरा दे दिया और अपील लगा दिया। तो पापा के अगेंस्ट में पापा के पास ही कैसे जाओगे? बड़े के पास जाना पड़ेगा। अब अपील कब तक फाइल करनी है? 60 डेज में। 60 डेज में अपील फाइल करनी है, डिले को कंडोन किया जा सकता है। यहाँ 60 डेज का टाइम है, ध्यान देना, टाइम लिमिट काम का है। वहाँ 30 डेज, यहाँ 60 डेज। यहाँ भी क्या लगेगा? मेमोरेंडम ऑफ अपील लगेगा, यहाँ फॉर्म नंबर 36 जाएगा, और यहाँ 3 कॉपी जाएंगे, ट्रिप्लिकेट में जाएगा। अब आगे बता रखा है आईटीटी डिमांड पे स्टे लगा सकती है क्या? सीआईटी अपील ने तो लगा दिया था डिमांड पे स्टे। अब सीआईटी अपील में एसएससी केस हार गया, अब आईटीटी में के पास वो जा रहा है, तो डिमांड पे स्टे लगवा सकता है क्या? हाँ लगवा सकता है, लेकिन आईटीटी मैक्सिमम 180 डेज का स्टे लगवा सकती है। एक्सटेंड कर सकती है आईटीटी इसको चाहे तो, लेकिन एक्सटेंड करके मैक्सिमम पीरियड कितना होगा? ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन दोनों मिला के 365 डेज तक होगा। अब 365 डेज में आईटीटी अपना फैसला सुना देती तो ठीक है, 365 डेज में आईटीटी अपना फैसला नहीं सुना पाती, तो जैसे ही पीरियड एंड हो गया 366 डे पे ये स्टे क्या हो जाएगा? वैकेट हो जाएगा, और डिपार्टमेंट वालों के पास राइट हो जाएगा कि अब वो एसएससी की प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकते हैं। अब वो एसएससी से टैक्स रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर जो डिले हुआ है फैसला देने में, जजमेंट देने में जो डिले हुआ है, उसमें अगर एसएससी की गलती है तो ही वो रिकवरी कर सकते हैं। अगर मान लो डिपार्टमेंट वालों की गलती है डिले में, या आईटीटी की गलती है, क्योंकि आईटीटी वाले भी डिले लोग होते हैं, ये भी रुक रुक के काम करते हैं, तो इनकी गलती है, और 365 डेज में भी ये फैसला नहीं दे पाते खुद की गलती के कारण, आईटीटी की गलती है तो या डिपार्टमेंट वालों की गलती है, और 365 डेज में फैसला नहीं दे पाते, तो फिर डिमांड पे स्टे लगा रहेगा, डिमांड पे स्टे लगा रहेगा अगर इनकी गलती है तो। लेकिन एसएससी की गलती है तो डिमांड पे स्टे वैकेट हो जाएगा, फिर एसएससी को पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और है, आईटीटी जो डिमांड पे स्टे लगाएगा वो 80% का लगाएगा, 20% अमाउंट तो जमा करवानी पड़ेगी एसएससी को, 20% अमाउंट तो हमेशा एसएससी को जमा करवानी पड़ेगी आईटीटी के केस में। सीआईटी बिल तो 100% का लगा देगा, लेकिन आईटीटी के पास राइट है 80% लगाने का। अब आईटीटी भी एडिशनल एविडेंस अगर आप आईटीटी को देना चाहते हो तो एडमिट कर सकता है, वही 3 कंडीशन आगे बता रखा है। आईटीटी में एक स्पेशल चीज और होती है, मेमोरेंडम ऑफ रोस ऑब्जेक्शन। ये क्या होता है? कोई रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट मतलब जिसकी अगेंस्ट में अपील फाइल हुई है। जैसे मान लो क्या हुआ, एसएससी चला गया था सीआईटी अपील में, सीआईटी अपील ने एसएससी के फेवर में फैसला सुना दिया। अब डिपार्टमेंट वाले चले गए
ITAT, डिपार्टमेंट वाले कहाँ चले गए, ITAT में। अब क्या कर सकता है असेसी, असेसी को क्या है, डिपार्टमेंट वाले ITAT में चले गए। अब असेसी को अपील के पचड़े में नहीं पड़ना, असेसी को पता है अपील में मैं जाऊंगा, वैसे डिपार्टमेंट वाले गए हैं अपील में, लेकिन असेसी को भी लड़ना पड़ेगा, कि वकील हायर करना पड़ेगा, CA हायर करना पड़ेगा, इसके अलावा वहाँ आने जाने के टाइम बर्बाद होगा, थोड़ी बहुत कॉस्ट लगेगी फालतू में। तो असेसी क्या कर सकता है, इस अपील के अगेंस्ट में जो डिपार्टमेंट वालों ने फाइल करी है, इसके अगेंस्ट में मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर फाइल कर सकता है। ये बोल सकता है ITT को कि देखो डिपार्टमेंट वालों ने आपके अंदर जो अपील फाइल करी है मेरे खिलाफ, वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल बेसलेस है। देखो एक क्लियर कट पॉइंट है, CIT अपील ने मेरे फेवर में फैसला दिया है, क्लियर कट पॉइंट हो रहा है, साफ है ये, आप इस अपील को डिसमिस कर दो, इस अपील को रिजेक्ट कर दो, डिसमिस कर दो। ये 30 डेज में फाइल कर सकता है, और इसको फाइल करने की कोई फीस नहीं होती, इस मेमोरेंडम को फाइल करने की कोई फीस नहीं होती। तो काफ़ी सारे लोग ये फाइल करते हैं ताकि अपील डिसमिस हो जाए। क्या पता ITT को लगे हाँ ये तो बिल्कुल निराधार है, तो ITT डिसमिस कर देगा, काम ही खत्म हो जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो असेसी को बेचारे को फालतू में केस लड़ना पड़ेगा वकील हायर करके, क्योंकि डिपार्टमेंट वालों ने अपील फाइल कर दी, असेसी को भी तो जाना पड़ेगा, अपने एविडेंस तो देने पड़ेंगे। अब आते हैं अपन, ITT क्या कर सकता है, ITT असेसमेंट को कंफर्म कर सकता है, जो उन्होंने निकाला उसको रिड्यूस भी कर सकता है और सेट असाइड भी कर सकता है। इनहेंस नहीं कर सकता, ITT कभी इनकम इनहेंस नहीं करेगा, कंफर्म कर देगा, रिड्यूस कर देगा या सेट असाइड कर देगा। सेट असाइड मतलब ITT को समझ में नहीं आ रहा कि एओ ने काम क्या किया है, बिल्कुल ITT को लग रहा है एओ ने बकवास काम किया है, तो पूरा कैंसिल करेगा, सेट असाइड करेगा और एओ को बोलेगा कि तू फिर से असेसमेंट कर, तू फिर से चेकिंग कर। अब यहाँ भी बता रखा है ITT को अपना ऑर्डर कब तक पास करना है, कुछ कंपलसरी टाइम लिमिट नहीं है, अगर उसकी औकात है 4 साल में पास करने की तो कर दे, नहीं करे तो भी चलेगा, चाहे 40 साल ले चाहे 50 साल ले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो टाइम लिमिट फालतू कुछ काम का नहीं। टाइम लिमिट काम का क्या है, 30 डेज अपील फाइल करने का टाइम है CIT अपील, और 60 डेज ITT। अब ITT के ऑर्डर में कोई मिस्टेक है, कैसी मिस्टेक, एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, जो साफ पता चल रहा है मिस्टेक है, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है क्या। अपन ने देखा था डिपार्टमेंट वालों के ऑर्डर में मिस्टेक होती है, CIT अपील या AO, इनके ऑर्डर में मिस्टेक होती है, तो उसको तो अपन रेक्टिफाई कहाँ करते हैं 154 में। तो ITT के ऑर्डर की मिस्टेक कहाँ रेक्टिफाई होती है 254, क्यों, ITT डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो कैसे रेक्टिफाई कर सकता है, ऑन मोशन पे भी कर सकता है और असेसी या AO की एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। ऑन मोशन पे कब तक कर सकता है, जिस मंथ में ITT ने अपना ऑर्डर पास किया उस मंथ के एंड से 6 मंथ, यहाँ पे 6 मंथ का टाइम है। 154 जो था डिपार्टमेंट वाले मिस्टेक रेक्टिफाई करते तो 4 ईयर का टाइम मिलता है, लेकिन ITT को कितना टाइम है, ओनली 6 मंथ का। अगर असेसी की एप्लीकेशन या AO की एप्लीकेशन पे करते हैं तो जिस मंथ में इन्होंने एप्लीकेशन करी उस मंथ के एंड से 6 मंथ, हाँ इनको एप्लीकेशन तो 6 मंथ में करनी है, पर जिस मंथ में एप्लीकेशन करी उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर ITT उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर देगा। कैसी मिस्टेक, एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ITT ने क्या किया, गलती से अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को रूरल एग्रीकल्चर लैंड मान लिया, या मान लो डिविडेंड इनकम को 50 लाख की जगह 5 लाख लिख दिया, ऐसे कोई गलती हो गई तो रेक्टिफाई कर सकता है। अब एक बता रखा अपील फाइलिंग फीस कितनी लगेगी, अगर आप अपील फाइल करते हो CIT अपील में या तो ITT में, तो कितनी फीस लगेगी, फालतू है, कुछ कोई पूछेगा नहीं, फिर भी देख लो। अपन देखेंगे AO ने कितनी इनकम निकाली, असेस इनकम AO ने कितनी इनकम निकाली, 1 लाख तक निकाली है, यहाँ पे लगेगी 250 की फीस और ITT में 500 की। 1 लाख से ज़्यादा 2 लाख तक निकाली है, CIT अपील में लगेगी 500 की फीस, ITT में 1500 की। 2 लाख से भी ज़्यादा निकाली है, CIT अपील में लगेगी 1000 की फीस और ITT में कितनी लगेगी 1% ऑफ असेस इनकम, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो पाएगी 10,000, मैक्सिमम फीस 10,000 रहेगी। जैसे मान लो AO ने इनकम निकाली 50 लाख, 50 लाख का 1% करोगे तो 50,000 आता है, 50,000 नहीं लेगी फीस, 10,000। ये छोटी मोटी फीस लगती है, बिल्कुल छोटी मोटी फीस होती है ये। मतलब अब अगला केस है, असेसमेंट वाला केस नहीं है, कुछ और केस है, मान लो असेसमेंट वाला केस नहीं था, कोई और केस था, पेनल्टी वगैरह का केस था, तो फीस क्या है यहाँ पे 250 की, यहाँ 500 की। अब डिपार्टमेंट वाले अपील फाइल करते हैं तो उनको फीस नहीं देनी, असेसी अपील फाइल करता है तो असेसी को फीस देनी है, डिपार्टमेंट वालों को कोई फीस नहीं देनी होती। अब अपन ने देखा CIT अपील और ITT की पावर्स का कंपेरिजन, क्या क्या पावर्स है, वैसे अपन ने पढ़ लिया लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इंक्वायरी करने की पावर है क्या दोनों के पास, हाँ CIT अपील को भी है और ITT को भी है। CIT अपील में JCIT अपील भी आ जाता है, तो मैं CIT अपील बोलूँ तो ये मानना JCIT अपील भी उसमें इंक्लूड है। डिले को कंडोन करने की पावर, हाँ दोनों के पास है, दोनों डिले को चाहे तो अपील फाइलिंग में जो डिले हुआ है उसको कंडोन कर सकते हैं। डिमांड पे स्टे लगाने की पावर, हाँ दोनों के पास है। अगला है एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, असेसी कुछ एडिशनल केस लो लगाना चाहता है या कुछ एडिशनल प्रोविजंस लगाना चाहता है अपने सपोर्ट में, लगा सकता है क्या, पहले नहीं दे पाया अब लगा सकता है, हाँ लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एडमिट कर लेंगे। एडिशनल एविडेंस, हाँ एडमिट कर लेते हैं 3 कंडीशन में, कि उन्हें लेने से मना कर दिया था या कोई रीजन था। इसके अलावा असेसमेंट को कंफर्म करने की और रिड्यूस करने की दोनों के पास पावर है। इनहेंस करने की पावर बताओ, CIT अपील के पास तो है लेकिन ITT के पास नहीं है। सेट असाइड करने की पावर CIT अपील के पास नहीं है, ITT के पास है। आपने देखा था CIT अपील में कंफर्म रिड्यूस इनहेंस, ITT में क्या देखा था कंफर्म रिड्यूस सेट असाइड, कंफर्म रिड्यूस सेट असाइड। कोई मिस्टेक है जो अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है उसको रेक्टिफाई करने की पावर दोनों के पास है, दोनों के पास। CIT अपील के पास कहाँ है 154 में, ITT के पास 254 सेक्शन 254 में। अब अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने अपने ऑर्डर को रिकॉल किया तो कर सकते हैं क्या,
हाँ, मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए किया तो दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने ऑर्डर को रिकॉल किया, क्यों? पूरे ऑर्डर को रीहियर करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए नहीं। इनका मन करा कि फिर से सुनते हैं पूरा केस। तो गवर्नमेंट बोली आप इतने खाली भी नहीं हो, इतने ठाले भी नहीं बैठे कि आप फिर से पूरा केस सुनो, ऐसे करने की दोनों को पावर नहीं। गवर्नमेंट बोले कि पहले आप बाकी केस उल्टा लो, कि जो आपने केस ऑलरेडी कर दिया उसको आप रीहियर करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, रिकॉल करके ऐसा काम नहीं कर सकते, आप रीहियर नहीं कर सकते। अगला बता रखा है रिव्यू करने की पावर है दोनों के पास नहीं है। रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास होती है, इनके पास नहीं है। इन्होंने ऑर्डर पास किया, खत्म बस। हाँ, कुछ मिस्टेक है, रेक्टिफिकेशन करना है इनको एपरेंट फ्रॉम द कोर्ट का, तो वो कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। आगे बता रखा है एसएससी कुछ एडिशनल क्लेम करना चाहता है। एसएससी को मान लो 2 लाख की डिडक्शन लेनी है, सेक्शन 80 वाली। सेक्शन 80 वाली डिडक्शन वो लेना भूल गया था, तो कैसे ले सकता है? आपने देखा था एओ के सामने लेनी है तो उसको रिटर्न को रिवाइज करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है कि वो लेटर लिख देगा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन सीआईटी अपील और आईटीटी में ले सकता है कि हाँ ले सकता है, और बिना रिटर्न फाइल करे, बिना डिवाइस रिटर्न फाइल करे, बिना डिवाइस रिटर्न फाइल करे वो क्लेम कर सकता है। वो बोल सकता है कि मेरे से डिडक्शन लेना भूल गया था मैं, प्लीज़ हाँ मुझे अलाउ कर दो। उनका मन हुआ तो कर देंगे अलाउ, उनका मन हुआ तो कर देंगे। ये था आईटीटी का काम, खत्म। अब देखते हैं अपील टू हाई कोर्ट। आईटीटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी या डिपार्टमेंट वाले कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो। देखो दो होते हैं, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, अगर फैक्ट्स की दिक्कत है तो उस पे तो फाइनल डिसीजन कौन देता है? आईटीटी। आईटीटी क्या होती है? फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लॉ मतलब लॉ के इंटरप्रिटेशन में डाउट है, लॉ के इंटरप्रिटेशन में डाउट है। एसएससी कुछ और इंटरप्रेट कर रहा है, डिपार्टमेंट वाले कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हैं, आईटीटी ने कुछ और इंटरप्रेट किया, तो ऐसी दिक्कत है। क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में नहीं जा सकते। फैक्ट्स में लास्ट कहाँ तक काम खत्म हो जाएगा? आईटीटी तक। अब इसमें बता रखा है आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना। आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना क्या माना जाएगा? क्वेश्चन ऑफ लॉ माना जाएगा। तो आर्म्स लेंथ प्राइस का केस हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट उसको चेक कर सकता है। आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना क्वेश्चन ऑफ लॉ माना जाएगा, आर्म्स लेंथ प्राइस का केस हाई कोर्ट में जा सकता है। कब तक जाओगे? 120 डेज। देखो 30 डेज था सीआईटी अपील, 60 डेज था आईटीएटी, और 120 डेज हाई कोर्ट। डबल हो रहा है, 30 से 60 हुआ, 60 से 120 हुआ, 120 डेज में जाओगे। इसमें एक फर्क था बस, यहाँ पे था सर्विस ऑफ ऑर्डर, यहाँ था कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, और यहाँ है रिसीट ऑफ ऑर्डर। तीनों का मतलब क्या हुआ? सर्विस, कम्युनिकेशन, रिसीट, तीनों का मतलब सेम होता है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे मिल जाता है ऑर्डर, तो सेम डे पे सर्विस होता है, सेम डे पे कम्युनिकेट होता है, सेम डे पे रिसीट होता है। पर पुराने जमाने में क्या होता था? पोस्ट वगैरह के थ्रू जाते थे, आज भी जाते हैं पोस्ट वगैरह के थ्रू, लेकिन आज के टाइम पे मेल जाने की सुविधा हो गई तो मेल जाता है, तो एक ही डे होता है। वैसे मैं आपको थोड़ा तरीका बताऊं तो इनमें फ़र्क क्या है। देखो व्हाट्सअप पे जब आप कुछ मैसेज सेंड करते हो तो एक टिक आता है, वो हो गया सर्विस। कम्युनिकेशन जब सामने वाले के पास पहुंच गया वो कम्युनिकेशन। रिसीट जब सामने वाले ने देख लिया, ब्लू हो गए, मतलब डबल टिक आ गए, ब्लू हो गए, ये होता है रिसीट। ये फ़र्क होता है, सर्विस, कम्युनिकेशन, रिसीट। वैसे आज के टाइम पे कुछ काम का नहीं है, आज के टाइम पे तो डेट काम की है, 30, 60, 120। अब हाई कोर्ट के पास अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर है। कब रिव्यू कर सकता है? अगर हाई कोर्ट को कोई मिस्टेक मिलती है एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, या कोई न्यू एविडेंस मिलता है, इंपोर्टेंट एविडेंस मिलता है, या कोई भी रीजन है, कोई भी रीजन है, वो रिव्यू कर सकता है अपने ऑर्डर को। हाँ, आईटीटी वाले नहीं कर सकते, या सीआईटी वाले नहीं कर सकते, हाई कोर्ट कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे, हाई कोर्ट के अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू करने की ऑर्डर पावर है। अब आगे बता रखा है सुप्रीम कोर्ट में मान लो डिसीजन आया, एक ही मैटर पे डिसीजन आया, एक लार्ज बेंच का आया, एक लोअर बेंच का आया, तो लार्ज बेंच का प्रिवील करेगा, ठीक है। बेंचेस होती है सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन मान लो दो बेंच सिमिलर स्ट्रेंथ की है, बिल्कुल सेम बेंच है, सेम लेवल की बेंच है, और एक मैटर पे मान लो एक केस था आर्म्स लेंथ प्राइस वाला, दोनों ने डिसीजन दिया, अलग अलग डिसीजन दिया। सेम बेंच ने, सेम लेवल की बेंच ने, सेम लेवल की बेंच है, सेम लेवल की बेंच ने आर्म्स लेंथ प्राइस का सेम केस था, उस पर अलग अलग डिसीजन दिया, तो कौन सा डिसीजन प्रिवेल करेगा? कौन सा करेगा? लेटर इन टाइम वाला, जो बाद में आया डिसीजन, जो बाद में डिसीजन आया वो प्रिवेल करेगा। अब आगे बता रखा है सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा, या जो भी ऑब्जर्वेशन होंगी, जो भी रिमार्क्स होगा, जो भी ओपिनियन, मतलब डिसीजन के साथ साथ ऑब्जर्वेशन, रिमार्क, ओपिनियन, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? सभी पे बाइंडिंग होगा। जो भी लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या जो भी ट्रिब्यूनल है, या जो भी अथॉरिटीज हैं, डिपार्टमेंट वाले या एसएससी वगैरह, सब पे क्या होगा? बाइंडिंग होगा, और सभी केस में होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होता है? लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। इसको चेंज बस एक तरीके से किया जा सकता है, लॉ को अमेंड करके, पार्लियामेंट के थ्रू, और कोई तरीका नहीं है। पार्लियामेंट के थ्रू लॉ को अमेंड करो और प्रेसिडेंट के साइन करवाओ, बस। मतलब एक तरीके से पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट वो ही कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज, बाकी कोई नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन, रिमार्क, ओपिनियन है, ये भी बाइंडिंग होंगे। ऐसा नहीं कि खाली डिसीजन बाइंडिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मान लो कोई ओपिनियन दिया, या कोई ऑब्जर्वेशन दिया, या कोई रिमार्क डाला, वो भी बाइंडिंग होगा, वो भी बाइंडिंग होगा सभी के ऊपर। आगे बता रखा है स्पेशल प्रोविजन फॉर अपील बाई डिपार्टमेंट, सेक्शन 268 है। ये क्या बोलता है? ये लिटिगेशन क्या है, इंडिया में काफ़ी सारे हैं, लाखों केस, करोड़ों केस पेंडिंग चल रहे हैं। तो अब इन केसेस को कम कैसे किया जाए? तो सीबीडीटी ने क्या किया, सोचा कि
एक लिमिट फिक्स कर दें कि ये डिपार्टमेंट वाले हैं ना, ये अपील तभी फाइल करेंगे अगर जो एडिशनल टैक्स एसएससी का इन्होंने निकाला, जिसको अपने यहाँ बोलेंगे टैक्स इफेक्ट, एडिशनल टैक्स को क्या बोलेंगे अपन, टैक्स इफेक्ट। तो जो एडिशनल टैक्स या टैक्स इफेक्ट इन्होंने एसएससी का निकाला इन्होंने, वो एक लिमिट से ज्यादा आता है तो ये अपील फाइल करेंगे, तो ये अपील फाइल करेंगे। जैसे मान लो एसएससी ने टैक्स बताया था अपने अकॉर्डिंग 1 करोड़ का, और एओ ने टैक्स निकाला 1 करोड़ 40 लाख का, तो एक्स्ट्रा कितना निकाला, 40 लाख। तो इसे बोलते हैं अपन टैक्स इफेक्ट या एडिशनल टैक्स। टैक्स मतलब इंक्लूडिंग सरचार्ज सेस। ये अब मान लो एसएससी चला गया सीआईटी अपील में, वहां एसएससी केस जीत गया। अब डिपार्टमेंट वाले सीआईटी अपील के अगेंस्ट में आईटीटी में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं क्या? देखो जा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट फिक्स करती है सीबीटी ने। कब जा सकते हैं? आईटीटी में अगर डिपार्टमेंट वाले जाना चाहते हैं तो अगर एडिशनल टैक्स उन्होंने 50 लाख से ज्यादा निकाला है, 50 लाख से ज्यादा निकाला है तो ही जा सकते हैं, 50 लाख तक निकाला है तो नहीं जा सकते। तो इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें नहीं जा सकते क्योंकि 40 लाख का निकाला है, नहीं जा सकते। एसएससी जा सकता है क्या? एसएससी मान लो केस हार गया, एसएससी जा सकता है? हाँ एसएससी जा सकता है। एसएससी का तो अगर 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा टैक्स निकाला उन्होंने तो एसएससी के पास तो राइट है, एसएससी को किसी ने नहीं रोका। डिपार्टमेंट वालों के लिए लिमिट फिक्स की है सीबीडीटी, किसके लिए लिमिट फिक्स की है? डिपार्टमेंट वालों के लिए। अब डिपार्टमेंट वाले हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, कब जा सकते हैं? 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बनता है एडिशनल टैक्स। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो 2 करोड़ से ज्यादा बनता है, 2 करोड़ से ज्यादा बनता है तो ही जा सकते हैं, नहीं तो डिपार्टमेंट वाले अपील फाइल नहीं कर पाएंगे, वहीं के वहीं हारा हुआ मान लेंगे। सीबीडीटी बोलते हैं अगर आप पहले ही हार गए तो आगे आपके जीतने की चांसेस नहीं है, अगर आपको जाना ही है तो एडिशनल टैक्स आपका इतना ज्यादा निकाला आपने तो ही जा सकते हो, छोटे मोटे केस में नहीं जाना। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, वो स्पेशल पॉइंट और देख लेते हैं अपन। क्या पॉइंट है? मान लो एक एसएससी का लास्ट ईयर में एक एसएससी था मिस्टर ए, इसका आर्म्स लेंथ प्राइस का केस था, और इसका जो एडिशनल टैक्स एओ ने निकाला था, एओ ने एडिशनल टैक्स वो निकाला था मान लो 40 लाख, ये वाला ही मान लो केस। ये सीआई टेबल में चला गया एओ, क्या बोलते हैं मिस्टर ए सीआई टेबल में चला गया और वहाँ केस जीत गया। सीआई टेबल ने मिस्टर ए को जिता दिया, इसके फेवर में सुना दिया। अब डिपार्टमेंट वाले बताओ आईटीटी में जा सकते हैं क्या? लास्ट ईयर डिपार्टमेंट वाले आईटीटी में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं क्या? नहीं जा पाएंगे। क्यों? लिमिट के कारण। इस लिमिट के कारण नहीं जा पाएंगे क्योंकि 40 लाख का ही निकाला। अब करंट ईयर में क्या हुआ? सेम केस वापस आया इस एसएससी का आर्म्स लेंथ प्राइस का, और एओ ने इस बार जो एडिशनल टैक्स निकाला वो निकाल दिया 70 लाख का, 70 लाख का एडिशनल टैक्स एओ ने निकाल दिया। एसएससी फिर से सीआईटी बिल में चला गया। अब सीआईटी बिल ने फिर से एसएससी की फेवर में फैसला सुना दिया। क्यों? लास्ट ईयर भी एसएससी का फेवर किया था सीआईटी ने, तो इस बार भी कर दिया। अब बताओ जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो आईटीटी में जा सकते हैं क्या करंट ईयर में? हाँ जा सकते हैं। करंट ईयर में देखो 50 लाख से ज़्यादा जा सकते हैं। अब एसएससी ये नहीं बोल सकता मिस्टर ए कि आप, मेरा केस तो लास्ट ईयर भी सेम था, लास्ट ईयर तो आप अपील में गए नहीं, तो करंट ईयर में मत जाओ, करंट ईयर में मत जाओ, ऐसा नहीं बोल सकता। लास्ट ईयर क्यों नहीं गए थे अपील में? अपील में जाने के पास का राइट था उनके पास, पर ये सीबीडीटी ने क्या कर दिया था, बीच में टांग अड़ा दी थी। सीबीडीटी बोला आपने एडिशनल टैक्स जो निकाला है वो एक लिमिट में निकाला है, इस लिमिट के चक्कर में नहीं गए थे, अब तो लिमिट से ज़्यादा आ रहा है तो करंट ईयर में जा सकते हैं। ऐसे ही मान लो ये केस, मान लो करंट ईयर का या लास्ट ईयर का केस जो था मिस्टर बी का था, सेम केस था, तो मिस्टर बी ये नहीं बोल सकता कि आप मिस्टर ए के केस में नहीं गए तो मेरे केस में मत जाओ। अगर मिस्टर बी का एडिशनल टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो चले जाएंगे वो। क्यों नहीं गए? वो लिमिट के चक्कर में नहीं गए। इसका मतलब ये नहीं कि डिपार्टमेंट वालों ने हार मान ली कि सीआईटी अपील में हार गए तो हम हार गए, कि मतलब एसएससी ठीक है, ऐसा नहीं है। लिमिट के चक्कर में नहीं गए तो किसी और एसएससी का अगर एडिशनल टैक्स ज़्यादा आ रहा है सेम मैटर पे तो जा सकते हैं। इसके अलावा जो एसएससी है सेम एसएससी का एडिशनल टैक्स अगले ईयर में या पुराने ईयर में ज़्यादा आ रहा है तो जा सकते हैं, जिस ईयर में ज़्यादा आ रहा है उसमें जा सकते हैं। ये था सेक्शन 268A। अब आते हैं अपन, अपील्स का काम हो गया, अब रिवीजन का काम देखते हैं इस चैप्टर में। रिवीजन तो रिवीजन कौन करता है? एओ का पापा दादा करता है। अब पापा दादा कहाँ करता है रिवीजन? सेक्शन 263 और 264 में करता है। अब ये रिवीजन क्या होता है? देखो एओ का पापा दादा क्या करते हैं, मैंने बताया था, गद्दी पे बैठ के मजे मारते हैं। मेहनत कौन करता है? सारा काम एओ करता है। एओ के जो 3 भाई वो सारे काम करते हैं, एसएससी का असेसमेंट वगैरह सब काम वो 3 भाई करते हैं। एओ के पापा दादा तो गद्दी पे बैठ के मजे मारते हैं। अब पापा दादा गद्दी पे बैठ के मजे मारते हैं तो कभी कभी इनको लगता है कि क्यों ना बेटे के काम को रिव्यू कर लिया जाए। खाली बैठे रहते हैं तो सोचते हैं कि क्यों ना बेटे के काम को रिव्यू कर लिया जाए। तो कभी कभी क्या करते हैं, बेटे ने, मान लो इनके बेटा एक एओ था जिसने काफ़ी सारे लोगों का असेसमेंट कर रखा था, अमन का, सोहन का, मोहन का, तो एओ की फाइल रिव्यू करते हैं वो कि इनके बेटे ने ठीक से काम किया नहीं किया। अब अपन देखें 263 का रिवीजन, तो रिव्यू करते हैं, कहाँ करते हैं? 263 264 में। अब 263 में क्या हुआ, एओ के पापा दादा ने जब फाइल रिव्यू करी तो एओ के पापा दादा को क्या लगा कि एक एसएससी था अमन का असेसमेंट करते वक्त इसके बेटे एओ ने या तो पैसे खाए या बिना दिमाग लगाए हवा में ऑर्डर पास किया है, या तो पैसे खा के ऑर्डर पास किया है या बिना दिमाग लगाए हवा में ऑर्डर पास किया है और डिपार्टमेंट वालों को नुकसान पहुंचाया है। अमन ने 50 लाख की इनकम बताई थी, एओ ने भी 50 लाख कर दी। एओ ने इनकम नहीं बढ़ाई जबकि अमन चोर था, अमन की इनकम बढ़नी चाहिए थी।
एओ ने पैसे खा लिए, इसके बेटे ने पैसे खा लिए या बिना दिमाग लगाए हवा में ऑर्डर पास किया, तो फिर वो क्या कर देंगे, रिवीजन करके यहाँ एसएससी की इनकम को बढ़ा देंगे। और इस रिवीजन में हमेशा वो एसएससी की इनकम को बढ़ाएंगे। कौन? एओ के पापा दादा। कौन करेंगे रिवीजन? एओ के पापा दादा। 4 केस में करते रिवीजन। अगर एओ ने जो ऑर्डर पास किया, कैसे किया? बिना इंक्वायरी करे, बिना वेरिफिकेशन करे ऑर्डर पास किया, या एसएससी को फ्री में रिलीफ दे दी, फालतू की रिलीफ दे दी बिना चेक करे। इसके अलावा सीबीडीटी के डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन एओ ने फॉलो ही नहीं किए और ऐसे ऑर्डर पास कर दिया। या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन थे जो एसएससी के अगेंस्ट में जा सकते थे, लेकिन एओ ने उनको फॉलो किए बिना ही अपना ऑर्डर पास कर दिया। मतलब एक तरीके से हवा में ऑर्डर पास कर दिया या पैसे खा के ऑर्डर पास कर दिया, ऐसा लगता है पापा दादा को। तो वो अपने बेटे के ऑर्डर का क्या कर देंगे? रिवीजन कर देंगे। और रिवीजन करने के लिए सबसे पहले एओ के पापा दादा रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करेंगे। जिस दिन वो रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उस दिन जितने भी रिकॉर्ड अवेलेबल है सबका सब एग्जामिनेशन करेंगे। जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है सबके सबको देखेंगे, सबकी चेकिंग करेंगे। उसके बाद एक बार एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देंगे। एसएससी को बोलेंगे, देखो मेरे बेटे ने आपसे पैसे खाए, मुझे ऐसा लगता है। आपकी इनकम आपने 50 लाख बताई थी, एओ ने भी 50 लाख करी, मेरे बेटे ने भी, पर मुझे लगता है आपकी इनकम 70 लाख होनी चाहिए। क्यों ना हम आपका ऑर्डर का रिवीजन कर दें, ऐसा बोलेंगे एसएससी को। तो एसएससी को एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देनी पड़ेगी। उसके बाद कमिश्नर क्या करेगा? एओ के पापा दादा क्या करेंगे? इनहेंस कर सकते हैं, या तो या मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इनहेंस मतलब एसएससी की इनकम को बढ़ा सकते हैं, या मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब क्या होता है, एक इनकम थी, एसएससी ने बता रखी थी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, एओ ने भी उसको हाउस प्रॉपर्टी की माना, जबकि साफ पता चल रहा था लॉटरी की इनकम है, तो लॉटरी की कर देंगे। लॉटरी पे तो दिक्कत है, खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, और रेट भी हाई लगती है। तीसरा, कैंसिल कर देंगे सीधा असेसमेंट को कैंसिल कर देंगे। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा कि बेटे ने क्या किया है, पूरा कैंसिल करेंगे, बोलेंगे फिर से कर, फिर से चेकिंग कर। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे जनरली इनकम बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे कभी भी इनकम कम नहीं होगी, इस वाले रिवीजन में कभी भी वो एसएससी की इनकम को कम नहीं करेंगे। उनको अपना ऑर्डर कब तक पास करना है? ये सारे काम कब तक करने? रिव्यू करना, रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देना, ये सारे काम कब तक करने हैं? अपना ऑर्डर कब तक पास करना है? 2 ईयर के अंदर, 2 ईयर के अंदर पास करना है। अब इसमें बता रखा है, यहाँ पे एक सिद्धांत लगेगा पार्शियल मर्जर वाला, जो सेक्शन 154 में लगता था ना पार्शियल मर्जर, यहाँ भी लगता है। मान लो एओ का जो ऑर्डर है वो अपील में चल रहा है, या अपील में डिसाइड हो चुका, तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो जो मैटर, उस ऑर्डर के जो मैटर अपील में चल रहे हैं, अपील में डिसाइड हो गए, वो तो रिवाइज नहीं होंगे। उनको तो इसकी औकात नहीं है कि वो रिवाइज कर दे। लेकिन जो अदर मैटर है, जो अपील का पार्ट नहीं है, जो अदर मैटर अपील का पार्ट नहीं है, उसको ये रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे बोलते हैं पार्शियल मर्जर का सिद्धांत। मतलब एओ का पार्ट ऑर्डर भी क्या हो सकता है? रिवाइज हो सकता है। पार्ट ऑर्डर भी रिवाइज हो सकता है। कैसे? जो मैटर अपील में चल रहे हैं वो तो अपील में डिसाइड होंगे, उनको तो भूल जाओ। लेकिन जो मैटर अदर मैटर है, जो अपील का पार्ट नहीं है, उनको ये रिवाइज कर सकते हैं। ये था पार्शियल मर्जर, यहाँ लगेगा। अब एक है सेक्शन 264 वाला रिवीजन ऑफ अदर ऑर्डर। अब 264 वाला रिवीजन क्या है? एओ के पापा दादा एओ की फाइल रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करते करते उन्होंने देखा, एओ ने, उनके बेटे ने अपनी पावर का गलत फायदा उठाया। एक भोला ससी था, शुभम, बिल्कुल भोला ससी था बेचारा। इसने ईमानदारी से अपनी इनकम 50 लाख दिखाई थी। एओ ने फायदा उठा के अपनी पावर का इसकी इनकम 1 करोड़ कर दी, जबरदस्ती, ऐसा लगा। तो एओ के पापा दादा यहाँ एसएससी के फेवर में रिवीजन करेंगे। कहाँ? 264 में। आप बोलोगे पापा दादा इतने भले हैं क्या एसएससी के फेवर में कर देंगे? बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होता ऐसा। ये बस प्रोविजन बना रखा है, प्रोविजन बना के पटक रखा है फालतू में। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता। तो एओ के पापा दादा हैं ऑन मोशन पे एसएससी के फेवर में रिवीजन करते हैं 264। ये एसएससी के फेवर वाला रिवीजन होता है। अब इसमें एसएससी की एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं। एसएससी की एप्लीकेशन कैसे? शुभम ने इनकम बताई थी 50 लाख, एओ ने कर दी 1 करोड़। तो शुभम क्या कर सकता है? एओ के पापा दादा से एओ की शिकायत कर सकता है 264 में कि आपके बेटे ने मेरी फालतू में इनकम बढ़ाई है, इसको ठीक कर दो। आप बोलोगे एसएससी यहाँ क्यों करेगा? एसएससी तो सीआईटी बिल में जाएगा, वहाँ अपील में जाने का राइट है उसके पास। हाँ, वहीं जाएगा, सीआईटी बिल में जाएगा, वहाँ फायदा भी है। सीआईटी बिल में केस हार भी गया तो आगे आईटीटी में चला जाएगा, वहाँ भी हार गया तो हाईकोर्ट भी हार गया तो सुप्रीम कोर्ट, रास्ता है वहाँ तो। और यहाँ 264 का रिवीजन तो क्या है? इसके अगेंस्ट में अपन अपील में फाइल ही नहीं कर सकते। यहाँ चले गए तो इसके अगेंस्ट में अपन आगे अपील में जा ही नहीं सकते कहीं पे भी, ना आईटीटी में जा सकते, ना कहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। तो फायदा तो वहीं जाने का है, फायदा तो वहीं जाने का। पर अब कुछ एसएससी बिल्कुल पागल होते हैं। पागल कैसे होते हैं? देखो, अपील फाइल करने का टाइम क्या होता है सीआईटी बिल में? 30 डेज का होता है, एओ के ऑर्डर आने से 30 डेज। अब 30 डेज में वो अपील फाइल करना भूल जाते हैं। दिमाग तो होता नहीं है। अब दिमाग सबको थोड़ी है कि इनकम टैक्स का दिमाग सबको ही है। नोटिस आ गया, पढ़े हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं, सीए के पास भी नहीं गए, सीए को तो पता है टाइम, अब वो टाइम पास कर रहे हैं, ऑर्डर आ गया, 30 डेज निकल गए। अब डिले कंडोन होता भी नहीं है उनका, प्रैक्टिकल लाइफ में वैसे भी नहीं होता। 30 डेज बाद अब क्या करें? तो उनको एक ये तरीका दे दिया, 30 डेज निकल गए, 30 डेज बाद आपके पास एक राइट है कि आप रिवीजन के लिए कमिश्नर से रिवीजन की भीख मांग सकते हो। एओ के पापा से, एओ के दादा से रिवीजन की भीख मांग सकते हो। पर कब मांग सकते हो? अपील फाइल करने का टाइम एक्सपायर हो गया, अपील फाइल करने का टाइम एक्सपायर हो गया, 30 डेज एक्सपायर हो गया, उसके बाद जा सकते हो। और कब तक जा सकते हो? पूरे 1 ईयर का टाइम दे रखा है।
अब 1 ईयर में भी आप नहीं जागोगे तो बात ही खत्म है। 1 ईयर में तो आप चुपचाप जाग जाओगे। क्यों जाग जाओगे? आपने अपनी फाइल नहीं करी, ये वो आपको डिमांड नोटिस भेजेगा, 30 डेज में पे करना है। अपील फाइल नहीं करी, 30 डेज बाद अगर भी पे नहीं करते आप तो पेनल्टी ठोक देगा। फिर भी नहीं कुछ नहीं करते, TRO भेज देगा। 2-3 महीने में तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो चुपचाप जाग जाओगे आप। तो 1 महीने में तो 1 साल का टाइम दे रखा है कि 1 साल में तो आप आराम से जाग जाओगे। 1 साल में आप यहाँ कमिश्नर से रिवीजन की भीख मांग सकते हो। यहाँ कमिश्नर आपके या तो AO के ऑर्डर को कंफर्म करेगा या इनकम को रिड्यूस करेगा। इनहेंस नहीं करता इसमें, ये SSC की फेवर में रिवीजन होता है तो वैसे करता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में तो, लेकिन होता है तो SSC की फेवर में होता है। अब कब तक ऑर्डर पास करेगा? कुछ काम का टाइम है नहीं है, बिल्कुल फालतू टाइम है। 1 ईयर में करेगा, कुछ काम का टाइम नहीं है। अब कमिश्नर ने जो रिवीजन ऑर्डर 264 का पास किया, मतलब मान लो SSC की इनकम कम नहीं करी, कमिश्नर ने अपने बेटे को ठीक माना, कम नहीं करी इनकम, तो SSC अपील में जा सकता है क्या? आगे कहीं नहीं जा सकता, फाइनल ऑर्डर माना जाएगा, कहीं भी अपील में नहीं जा सकता। अब इसमें एक कंसेप्ट हो रहा है यहाँ पे, लगता है टोटल मर्जर का सिद्धांत। देखो 154 जो रेक्टिफिकेशन था और 263 का रिवीजन था, यहाँ तो लगता था पार्शियल मर्जर। अगर AO का ऑर्डर अपील में चल रहा है या अपील में डिसाइड हो चुका, तो जो मैटर अपील का पार्ट नहीं है उसके लिए आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ लगता है टोटल मर्जर। अगर AO का ऑर्डर अपील में चल रहा है, अपील में डिसाइड हो गया, तो उस AO में कैसे भी मैटर, उस AO के ऑर्डर में किसी भी मैटर के लिए 264 का रिवीजन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो 264 पे अपन जाते कब है? जब अपील फाइल करने का टाइम एक्सपायर हो गया और आप अपील में गए नहीं, तब जाते हैं। अगर आपका मैटर अपील में ही चल रहा है तो बात ही खत्म है, अपील में जाओ, फिर यहाँ क्या काम? तो 264 का रिवीजन पॉसिबल ही नहीं है अगर मैटर अपील में चल रहा है तो। और कोई भी मैटर के लिए नहीं है, जो मैटर अपील में चल रहा है उनके लिए भी नहीं है, जो अदर मैटर है, जो अदर मैटर्स हैं उनके लिए भी नहीं है, पूरे ऑर्डर के लिए नहीं है, पूरे ऑर्डर के लिए नहीं है। ये होता है टोटल मर्जर का सिद्धांत, यहाँ लगता है। ये था अपील से रिवीजन चैप्टर जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अगला चैप्टर देख रहे हैं, छोटा सा चैप्टर, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ये क्या है? देखो काफ़ी सारे केस होते हैं, अब काफ़ी सारे केस होते हैं। कुछ केस में क्या होता है, SSC को साफ पता है कि उसने चोरी करी है टैक्स की, AO ने उसका असेसमेंट किया, इनकम बढ़ा दी, SSC ने टैक्स की चोरी करी है, SSC ने जानबूझ के कम इनकम बताई है, SSC ने नीयत खराब थी SSC की। अब SSC को पता है उसको कोई नहीं बचा सकता, AO से टैक्स इंटरेस्ट तो रिकवर करेगा, साथ में पेनल्टी वो ठोकेगा और उसको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टैक्स की चोरी करते हो तो आपको जेल भी जाना पड़ता है, ऐसे प्रावधान भी दे रखे हैं इनकम टैक्स में। अब उसको पेनल्टी से बचना है और प्रोसिक्यूशन से बचना है, तो SSC के पास एक रास्ता यहाँ बता रखा है कि SSC क्या कर सकता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास जाके एक बार जिंदगी में एक बार दया की भीख मांग सकता है। दया की भीख मांग सकता है कि उससे गलती हो गई, उसने चोरी करी है, वो चुपचाप जो भी एक्स्ट्रा टैक्स बनता है और इंटरेस्ट बनता है वो दे दे, और DRC क्या कर देगा, उसके बाद उसकी पेनल्टी को माफ कर देगा और प्रोसिक्यूशन उसको जेल जाने से बचा लेगा। तो DRC उसका टैक्स इंटरेस्ट माफ नहीं करेगा, टैक्स इंटरेस्ट तो उसको देना ही पड़ेगा, पर उसकी पेनल्टी माफ कर देगा। एक तो दूसरा, प्रोसिक्यूशन से बचा लेगा, पेनल्टी पूरी भी माफ कर सकता है, हो सकता है आधी माफ कर दे, और जेल जाने से बचा देगा, ये DRC कर देगा। तो अगर SSC को पता है वो चोर है और उसको कोई नहीं बचा सकता, तो वो DRC के पास जाके दया की भीख मांग सकता है। अभी DRC क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। एक होता है DRP, उससे बिल्कुल अलग है। DRP का कंसेप्ट तो 144C में देखा था, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, वो तो अलग चीज़ थी, वो तो कुछ स्पेसिफाइड SSC के लिए एक अपील जल्दी निपट जाए उसके लिए बनाया गया था, वो अलग केस था, तो उससे मिक्स मत कर देना इसको। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी कौन बनाएगी? गवर्नमेंट बनाएगी। अब गवर्नमेंट ने क्या है, हर स्टेट में बना रखी है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए। अब डिस्प्यूट्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि सभी SSC का निपटेगा, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन बता रखे हैं जो कुछ कंडीशन पूरी करते हैं, वो जा सकते हैं DRC में। इसके अलावा स्पेसिफाइड ऑर्डर बता रखा है, उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, सभी ऑर्डर के में नहीं जा सकते, कुछ स्पेसिफाइड ऑर्डर बता रखे हैं उसमें जा सकते हैं। अब जो DRC बनेगा, DRC में 3 मेंबर रहेंगे, 2 मेंबर तो रहेंगे रिटायर्ड IRS ऑफिसर, और एक होगा AO का पापा या दादा। 2 रिटायर्ड IRS ऑफिसर होंगे और एक AO का पापा दादा होगा, और ये बन जाएगी DRC, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। अब मेन क्या है इसमें, कौन पर्सन जा सकते हैं और कौन से ऑर्डर में जा सकते हैं। तो स्पेसिफाइड ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में जा सकते हो, तो AO का कोई भी ऑर्डर, चाहे ड्राफ्ट ऑर्डर हो, AO ने भी फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया, खाली ड्राफ्ट ऑर्डर पास किया, लेकिन SSC को पता है वो चोर है, उसे चोरी करी है, उसे कोई नहीं बचा सकता, तो DRC में जा सकता है। 3 कंडीशन है इसमें, स्पेसिफाइड ऑर्डर तब माना जाएगा। पहला, AO ने जो इनकम में वेरिएशन निकाला है वो कितना है, 10 लाख, 10 लाख तक है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, 10 लाख तक है, मतलब छोटे मोटे चोर जा सकते हैं। जिन्होंने 10 लाख से ज़्यादा की चोरी करी है इनकम की, वो नहीं जा सकते।
मान लो एसएससी ने इनकम बताई थी 32 लाख, एओ ने कर दी 38 लाख, जा सकता है क्या बताओ? हाँ जा सकता है। 6 लाख का वेरिएशन, इनकम का वेरिएशन देख रहे हैं अपन, इनकम का, टैक्स का नहीं, इनकम का। एसएससी ने इनकम बताई थी मान लो 32 लाख और एओ ने कर दी 48 लाख, अब नहीं जा सकता। 16 लाख का वेरिएशन आ गया, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो 10 लाख का वेरिएशन मैक्सिमम हो सकता है। दूसरा, वो ऑर्डर जो एओ ने पास किया है सर्च के बेस पे नहीं होना चाहिए, सर्वे के बेस पे नहीं होना चाहिए, और सेक्शन 90 आता है डबल टैक्स रिलीफ का। इंडिया के बाहर से एसएससी की इन्फॉर्मेशन मंगवाई गई, बड़ा चोर था एसएससी, इंडिया के बाहर उसके एसेट वगैरह थे, तो ऐसे एसएससी नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकता? जिसका सर्च हुई है वो नहीं जा सकता, जिसके सर्वे हुआ है वो नहीं जा सकता, और सेक्शन 90 वाले, इनको माना जाता है बड़े चोर। इनकी छोटी मोटी चोरी होती भी नहीं है, इनके होती है बड़ी चोरी निकलती है इनकी, कभी 10 लाख की चोरी निकलेगी भी नहीं इनकी, फिर भी निकलती है 10 लाख तक की चोरी, तो ये भी नहीं जा सकते। सर्च वाले नहीं जा सकते, सर्वे वाले नहीं जा सकते, और सेक्शन 90 में जिनके अगेंस्ट में इन्फॉर्मेशन मंगवाई गई इंडिया के बाहर से, वो नहीं जा सकते। इसके अलावा उस एसएससी की जो टोटल इनकम है 50 लाख तक है, आरओआई वाली, जो उसने एसएससी ने इनकम दिखाई है 50 लाख तक दिखाई है, तो ही जा सकता है। 50 लाख से ज़्यादा आरओआई में इनकम दिखाई, मान लो एसएससी ने इनकम दिखाई आरओआई में 55 लाख, एओ ने कर दी 60 लाख, आप बोलोगे चला जाएगा, डिफरेंस 5 लाख का ही है, नहीं। एसएससी ने इनकम 50 लाख से ज़्यादा दिखाई है, नहीं जा सकता। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वेरिएशन 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सर्च सर्वे वाला केस नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आरओआई में जो इनकम दिखाई है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कौन पर्सन जा सकते हैं? सभी पर्सन जा सकते हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे फर्म हो, सभी पर्सन जा सकते हैं 5 लोगों को छोड़ के। ये 5 केस में, मतलब अगर एसएससी यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है तो नहीं जा सकता। कौन सा? अगर एसएससी के अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर पास हो रखा है, कहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट, वो स्मगलिंग वगैरह करता था और उसमें उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो रखा है, तो वो एसएससी नहीं जा सकता, चाहे वेरिएशन वगैरह लिमिट में है फिर भी नहीं जा सकता। दूसरा, कोई एसएससी दोषी पाया गया, दोषी कहाँ पाया गया? या तो इंडियन पेनल कोड में मर्डर वगैरह कर रखा है, रेप वगैरह कर रखा है, इंडियन पेनल कोड में दोषी पाया गया, या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में दोषी पाया गया, या नारकोटिक्स ड्रग्स वाले एक्ट में दोषी पाया गया, या बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में दोषी पाया गया, करप्शन एक्ट में दोषी पाया गया, या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दोषी पाया गया, इनमें से कोई से भी एक्ट में दोषी पाया गया, वो एसएससी भी नहीं जा सकता, चाहे वेरिएशन वगैरह लिमिट में फिर भी नहीं जा सकता। अगर किसी एसएससी के अगेंस्ट में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया, मतलब एसएससी ने देर कर दी, प्रोसिक्यूशन मतलब जेल के प्रोविजन स्टार्ट हो गए। जेल के कैसे होते हैं? देखो, एओ पहले डिमांड नोटिस भेजता है, 30 डेज में टैक्स मांगता है, अगर आप चुपचाप जमा करवा देते हो टैक्स इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टी वगैरह, तो फिर वो जेल के प्रोसिक्यूशन इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करता, वो तो बाद में अगर आप आनाकानी करते हो, नाटक करते हो तब करता है। लेकिन आपने करे होंगे नाटक वगैरह और आपके अगेंस्ट में जेल के प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुके, तो आप कुछ नहीं कर सकता डीआरसी। आगे बता रखा है, अगर आप स्पेशल कोर्ट एक्ट के नोटिफाइड हो, सेक्शन 3 में आप कौन नोटिफाई होते हैं वो आपको दे नहीं रखा है यहाँ पे, बस आपको इतना याद रखना है, स्पेशल कोर्ट में नोटिफाइड हो तो नहीं जा सकते। इसके अलावा ब्लैक मनी एक्ट में आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, ब्लैक मनी एक्ट में अगर आपके अगेंस्ट में केस स्टार्ट हो गया तो भी नहीं जा सकते। तो कुछ एक्ट बता रखे हैं, अगर इनमें आपके अगेंस्ट में केस स्टार्ट हो गए, आप दोषी पाए गए, तो आप नहीं जा सकते। आगे बता रखा है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए आपको खुद को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, डीआरसी आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी डीआरसी में, 1000 रुपीज़ की फीस लगेगी, और 1 मंथ के अंदर, जैसे ही ऑर्डर मिला उसके 1 मंथ के अंदर एप्लीकेशन करनी है। ज़्यादा लेट मत हो जाना, लेट हो गए तो फिर प्रोसिक्यूशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। 1 मंथ पे एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद डीआरसी क्या करेगा? एप्लीकेशन को देखेगा आपने ठीक से एप्लीकेशन भरी है नहीं भरी, ठीक से भरी है तो एडमिट कर लेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, रिकॉर्ड्स मंगवाएगा, एओ से रिपोर्ट लेगा। अगर आप क्या करते हो, आपने एप्लीकेशन वगैरह कर दी, अब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, डीआरसी में प्रोसीडिंग चल रही है आपकी, आप कुछ कांड करते हो तो वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर देगा, फिर आप जेल जाओ, जेल में सड़ो और पेनल्टी दो, 4 केस में। अगर आप कॉपरेट नहीं करते, या जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई आपसे सबमिट नहीं करते, या आप फॉल्स एविडेंस देते हो, या कुछ काम की इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हो, या डिमांड नोटिस आपके पास आया उसमें जो टैक्स और इंटरेस्ट बनता था वो आपने पे नहीं किया, टैक्स और इंटरेस्ट आपको देना ही है, एडिशनल टैक्स एडिशनल इंटरेस्ट जो बनता है, आपने इनकम बताई 30 लाख, ये उन्हें निकाल दी 38 लाख, 8 लाख पे जो एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट बनता है वो तो देना ही पड़ेगा, वो नहीं रोक पाएगा, ये पेनल्टी से बचाएगा आपको। अब डीआरसी का डिसीजन क्या आएगा? तो डीआरसी देखो क्या कर सकता है, अगर आपने ईमानदारी से सब चीज़ें कर दी, कोऑपरेट किया, उसको इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी, चुपचाप टैक्स इंटरेस्ट जमा करवा दिया, तो वो आपको इम्यूनिटी दे देगा, मतलब माफ़ी दे देगा प्रोसिक्यूशन से और पेनल्टी माफ़ कर देगा। 6 मंथ्स में डीआरसी अपना फैसला सुनाएगा, और डीआरसी की जो फैसला आएगा, डीआरसी का जो ऑर्डर आएगा उसके अगेंस्ट में आप कोई अपील फाइल नहीं कर सकते, ये फाइनल होगा। मान लो डीआरसी ने अपनी पेनल्टी माफ़ नहीं करी या आपको जेल जाने से नहीं बचाया, तो आप इसके अगेंस्ट में आईटीटी या सीआईटी बिल में जा सकते हो, नहीं, इसका ऑर्डर फाइनल होगा, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं होती, मैंने लिखवाया था आपको, कोई अपील फाइल नहीं होती। अब डीआरसी के पास 2 पावर है, एक तो पेनल्टी माफ़ करता है ये, या पेनल्टी को कम करता है, दूसरा जेल जाने से बचाता है। अब पेनल्टी माफ़ करता है और जेल जाने से बचाता है, कब करता है ये? अगर एसएससी
का जो भी एक्स्ट्रा टैक्स आया, इंटरेस्ट आया, एसएससी ने पूरा का पूरा पे कर दिया और कोऑपरेट कर दिया। बस दो कंडीशन, पे कर दे चुपचाप और कोऑपरेट कर दे, फिर ये माफ़ कर देता है। अगर एसएससी ऐसा नहीं करता तो फिर माफ़ी नहीं मिलती, फिर माफ़ी नहीं मिलती। और ध्यान देना, ये माफ़ी ऐसा नहीं कि एसएससी हर साल चोरी करे, हर साल मिलती रहेगी, एक बार ही मिलती है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में एक बार ही आप जा सकते हो यहाँ। और छोटे मोटे चोर जा सकते हैं, जिन्होंने बड़ी चोरी करी है, जिनके वेरिएशन ज़्यादा है, वो नहीं जा सकते। छोटे मोटे चोर जा सकते हैं। ऐसे तो फिर क्या है, पूरी दुनिया चोरी करेगी, सब लोग चोरी करेंगे और सब यहाँ जाते रहेंगे। उनको पता है बच गए तो बढ़िया है, और पकड़े गए तो डीआरसी से माफ़ी मांग लेंगे, वो पेनल्टी इंटरेस्ट माफ़ कर देगा, टैक्स दे देंगे, टैक्स में क्या दिक्कत है, वो पेनल्टी और जेल जाने से बचा लेगा, टैक्स और इंटरेस्ट दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो इन्होंने बोला छोटे मोटे चोर जा सकते हैं, बड़े चोर नहीं। इससे क्या होगा, डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे। जिनको लगता है उन्होंने चोरी करी है वो अपील में नहीं जाएंगे, यहाँ जल्दी जाएंगे, डिस्प्यूट खत्म, काम खत्म, छोटे मोटे डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे। इस कारण बनाया गया है ये कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट देख रहे हैं पेनल्टीज, ऑफेंस, प्रोसिक्यूशन। सबसे पहले पेनल्टीज। मॉड्यूल में इस चैप्टर का नाम है प्रोविजन टू काउंटरैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिस, और इसी चैप्टर के अंदर घुसा दिया उन्होंने ब्लैक मनी एक्ट, जबकि ब्लैक मनी एक्ट बिल्कुल अलग है। और ये अब जो अपन देख रहे हैं ये है इनकम टैक्स की पेनल्टीज और इनकम टैक्स के ऑफेंसेस वगैरह। तो देखो, इनकम टैक्स आपके ऊपर टैक्स लगता है, इंटरेस्ट लगता है, एक दो केस में फीस भी लगती है, फीस फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, इसके अलावा फीस फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ आरओआई। अपन ने देखा था ना, फीस का तो आपको डिडक्शन भी मिल जाता है, फीस को नॉर्मल खर्चा माना जाता है। एक पेनल्टी भी लगती है। देखो, फीस और पेनल्टी बिल्कुल अलग होती है, फीस अलग चीज़ होती है, पेनल्टी अलग चीज़ होती है। पेनल्टी होती है जुर्माना। अब अगर आप कुछ कांड करते हो इनकम टैक्स से, कुछ ऑफेंस करते हो, उसमें आपको जेल में भी सड़ना पड़ सकता है। अगर आपने टैक्स वगैरह की चोरी करी और भी कुछ ऑफेंस बता रखे हैं तो जेल में भी सड़ना पड़ सकता है। वो सब यहाँ बता रखा है पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन के बारे में। सारी पेनल्टी अपन यहाँ देखेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग की पेनल्टी को छोड़ के। ट्रांसफर प्राइसिंग की पेनल्टी जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में आएंगी, वो ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में कवर होगी। बाकी सारी पेनल्टी इनकम टैक्स में जो भी है वो अपन यहाँ देखेंगे। सबसे पहले सबसे मेन पेनल्टी जो है, पेनल्टी वाले चैप्टर से कभी क्वेश्चन आता है तो इसी पेनल्टी का आता है, सेक्शन 270 वाली पेनल्टी है, पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। एओ ने आपका असेसमेंट किया या रीअसेसमेंट किया, कहाँ करता है बताओ एओ असेसमेंट रीअसेसमेंट? 143.3, 144 या 147 में करता है आपका असेसमेंट रीअसेसमेंट। इसमें एओ ने आपकी इनकम बढ़ा दी, एओ ने आपकी इनकम बढ़ा दिया तो या आपकी लॉस कम कर दी है, इसे ही बोलेंगे अंडर रिपोर्टिंग। एओ ने इनकम बढ़ा दी, आपसे एक्स्ट्रा टैक्स मांग रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, अंडर रिपोर्टिंग। या लॉस कम करती है, लॉस को कम करना भी क्या होता है एक तरीके से अंडर रिपोर्टिंग। तो इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको, टैक्स इंटरेस्ट तो देना ही है, ये पेनल्टी लगती है। तो अगर एओ इनकम बढ़ाता है या एओ आपके लॉस को कम करता है, ये पेनल्टी देनी पड़ती है। कितनी लगती है? 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। जितनी भी इनकम आपने कम दिखाई थी, जैसे मान लो आपने इनकम दिखाई थी 50 लाख, एओ ने कर दी 60 लाख, तो 10 लाख की क्या इनकम है, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम। 10 लाख की इनकम है अंडर रिपोर्टेड इनकम, इस 10 लाख की पेनल्टी नहीं लगेगी, 10 लाख पे टैक्स निकालेंगे, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, उस टैक्स का कर देंगे 50%। मान लो 10 लाख पे टैक्स आता है 3 लाख, 3 लाख का कर देंगे 50%, इस तरह से पेनल्टी लगेगी। लेकिन आपने जो अंडर रिपोर्टिंग करी है वो मिस रिपोर्टिंग करके करी है। मिस रिपोर्टिंग मतलब बिल्कुल साफ फर्जीवाड़ा करा है। एक तो अंडर रिपोर्टिंग आपको लॉ वगैरह में, प्रोविजन वगैरह के इंटरप्रिटेशन में डाउट था, या आपको नादान थे आप, या आपको ज्ञान कम था प्रोविजन का, इस कारण हुई। दूसरी अंडर रिपोर्टिंग, आपने साफ फर्जीवाड़ा करा है, फर्जी खर्चे डाल दिए, बोगस बिल डाल दिए, इनकम रिकॉर्ड ही नहीं करी, ऐसे फर्जीवाड़े करे आपने, तो 200% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। जो भी टैक्स बनता है अंडर रिपोर्टेड इनकम पे, उसका 200% की पेनल्टी लग जाएगी। क्वेश्चन में क्या मानोगे, नॉर्मल मानोगे या मिस रिपोर्टिंग मानोगे? तो कुछ नहीं दे रखा, अपन मानेंगे नॉर्मल और 50% की पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन साफ लिख दिया मिस रिपोर्टिंग तो 200% की पेनल्टी लगाएंगे। अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स निकालेंगे और उसका कर देंगे 200%। अब टैक्स निकालते वक्त अपन सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी लगाएंगे और सेस भी लगाएंगे। सरचार्ज और सेस हमेशा टैक्स में इंक्लूड होते हैं। इनकम टैक्स में जहां भी टैक्स आ रहा है वहां पे सरचार्ज भी इंक्लूड करते हैं और सेस भी इंक्लूड करते हैं। अब अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालोगे और टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालोगे? क्योंकि अगर आपने टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम निकाल लिया, अंडर रिपोर्टेड इनकम मतलब क्या होगा, यूआरआई, तो टैक्स ऑन यूआरआई निकाल लिया आपने तो काम खत्म। 50% या 200% करना है। तो देखो, अगर एसएससी का फर्स्ट टाइम असेसमेंट हो रहा है 143.3 या 144 में, क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम असेसमेंट, पहली बार एसएससी की फाइल खुल रही है किसी ईयर की, दो केस होंगे इसमें। एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी, जबकि उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी था। तो एक एसएससी था मिस्टर ए मान लो, या ए लिमिटेड एक कंपनी थी, उसने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी और उसकी एओ ने असेसमेंट किया और इनकम निकाल दी 12 लाख एओ ने। अब बताओ, रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी तो उसने इनकम कितनी दिखाई बताओ? जीरो। रिटर्न ही फाइल नहीं करी तो कोई टैक्स नहीं दिया, कोई इनकम नहीं दिखाई, तो 12 लाख क्या है, अंडर रिपोर्टेड इनकम। जो एओ ने इनकम निकाली, वही क्या है, अंडर रिपोर्टेड इनकम।
ये 12 लाख की अंडर रिपोर्टेड इनकम है और इसी पे क्या निकाल दो टैक्स, और ये आ जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। 12 लाख पे टैक्स आ जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई और इसी की लग जाएगी पेनल्टी। टैक्स ऑन यूआरआई निकालो, फिर पेनल्टी निकाल दो 50 या 200%। तो आपको टैक्स और इंटरेस्ट तो देना ही है, पेनल्टी और देनी पड़ती है। टैक्स इंटरेस्ट तो लगता ही है जो एओ निकालता है इनकम। दूसरा केस, असेसी ने रिटर्न फाइल करी थी और एओ उसका असेसमेंट कर रहा है। अब अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या मानोगे, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। मान लो असेसी ने आरओआई में जो इनकम बताई थी, टोटल इनकम वो बताई थी 18 लाख बताई थी। अब 143(1) में देखो मैंने बताया था हर रिटर्न की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है और 5 तरह के एरर ठीक कर दिए जाते हैं। यहाँ इनकम हो गई 22 लाख, एक एरर कर रखा था असेसी ने ठीक कर दिया। बताओ ये 4 लाख से जो इनकम बढ़ी, इससे अपन अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे क्या इस 4 लाख को? नहीं। 143(1) में जो इनकम बढ़ती है, लॉस कम होते हैं, उसको कभी भी अंडर रिपोर्टिंग नहीं माना जाता, वो तो कंप्यूटर के थ्रू ठीक कर देता है ये। तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती 143(1) में। वो प्रोसेसिंग तो सभी रिटर्न की होती है, वो 5 तरह के एरर जो ठीक किए जाते हैं उसको कभी भी पेनल्टी का कारण नहीं माना जाता, उसमें पेनल्टी नहीं लगती। आगे बता रखा अगला, एओ ने मान लो 143(3) या 144 में असेसमेंट किया है असेसी का फर्स्ट टाइम उस ईयर का, और एओ ने इनकम निकाल दी 30 लाख। अब बताओ अब अंडर रिपोर्टिंग हुई है, कितनी हुई अंडर रिपोर्टिंग? 30 - 18 लाख या 30 - 22 लाख? 30 - 22 लाख। अपन किससे कंपेयर करेंगे? 143(1) वाली जो रिटर्न की प्रोसेसिंग हुई है उसमें जो इनकम हुई है, क्योंकि 22 लाख वाली जो इनकम बढ़ी है 18 से 22 लाख, इस 4 लाख को अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानते। तो अंडर रिपोर्टिंग कितनी हुई? 30 - 22 8 लाख की। तो 8 लाख क्या है? अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये है 8 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम। अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे आई? एओ ने जो इनकम निकाली वो ले लो माइनस 143(1) वाली इनकम, आरओआई वाली नहीं, 143(1) वाली इनकम कर दो, क्योंकि 143(1) में अगर इनकम बढ़ती है तो उसे अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानते। उसमें तो आप बस इनकम बढ़ गई, चुपचाप टैक्स और इंटरेस्ट दे दो, टैक्स दे दो और जो भी इंटरेस्ट लगता है वो दे दो, काम खत्म। एओ इनकम बढ़ाता है वो बनता है अंडर रिपोर्टिंग। अब 8 लाख की आ गई अंडर रिपोर्टेड इनकम, तो टैक्स निकालना है आपको अंडर रिपोर्टेड इनकम पे, तो सीधा 8 लाख पे टैक्स निकालोगे क्या? नहीं, ऐसे केस में ऐसा नहीं करते। इस केस में देखो कैसे करते हैं, अपन टैक्स निकालते हैं टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। मतलब एओ ने जो इनकम निकाली है, एओ ने कितनी निकाली? 30 लाख, टैक्स निकालेंगे 30 लाख इंक्लूडिंग सरचार्ज अगर लगता है तो, और सेस तो लगाएंगे, माइनस कर देंगे टैक्स ऑन 22 लाख, टैक्स ऑन इनकम एज पर सेक्शन 143(1), टैक्स ऑन 30 लाख माइनस टैक्स ऑन 22 लाख, टैक्स ऑन 30 लाख माइनस टैक्स ऑन 22 लाख, इंक्लूडिंग सरचार्ज लगता है तो, और सेस तो लगाएंगे। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल लेके बताया था, सरचार्ज वाली दिक्कत आ जाती है कभी कभी। अगर आप सीधा भी निकालोगे ना 8 लाख पे तो वही आएगा टैक्स, तो टैक्स ऑन यूआरआई तो सेम आएगा, लेकिन अगर सरचार्ज वाला केस है ना तो अलग आ जाता है, तो अलग आ जाता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया भी था। अब अगला केस, मान लो एसएससी का इस ईयर का एओ ने वापस रीअसेसमेंट कर दिया 147 में, और अब इनकम कर दी 35 लाख, 30 लाख की इनकम को 35 लाख कर दिया। अब बताओ अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या मानोगे? 35 - 22 मानोगे क्या? 35 - 22 नहीं, पहले भी तो उसका असेसमेंट हुआ था, तब एओ ने इनकम कर दी थी 30 लाख, तो जब इनकम बढ़ाई थी 30 लाख 143 में, तब की पेनल्टी तो तब ले ली होगी एओ ने, तब ले ली होगी डिपार्टमेंट ने। अब वापस असेसमेंट हुआ तब 5 लाख से इनकम बढ़ी है, ये 5 लाख की पेनल्टी कब लगेगी? 147 का असेसमेंट जब हुआ तब लगेगी। ऐसा मत कर देना एक बार में एक ही झटके में पेनल्टी निकाल दो, ऐसा कभी होता भी नहीं कि एक ही साल में दोनों असेसमेंट हो जाते हैं, दोनों असेसमेंट अलग टाइम पे होते हैं वैसे भी। तो ऐसा नहीं कि सीधा 147 को 143(1) से कंपेयर करो, अगर पहले असेसमेंट हो रखा है तो उससे कंपेयर करेंगे, पहले असेसमेंट हो रखा है तो उससे कंपेयर करेंगे। तो रीअसेसमेंट के केस में क्या होगा? अंडर रिपोर्टेड इनकम, रीअसेस इनकम एओ ने जो निकाली है माइनस पहले एओ ने जो असेसमेंट किया था उसमें जो इनकम निकाली थी, तो 35 - 30 5 लाख क्या आ जाएगी? अंडर रिपोर्टेड इनकम। टैक्स कैसे निकालोगे? टैक्स ऑन रीअसेस इनकम माइनस टैक्स ऑन इनकम असेस दिया, टैक्स ऑन 35 लाख माइनस टैक्स ऑन 30 लाख, टैक्स ऑन 35 लाख माइनस टैक्स ऑन 30 लाख, ये आ जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई, और इसी की लग जाएगी पेनल्टी, इसी की लग जाएगी पेनल्टी। अगला केस, एसएससी ने जो रिटर्न फाइल करी थी, लॉस रिटर्न फाइल करी थी, कोई लॉस बताए थे पीजीबीपी हेड के वगैरह वगैरह के। अब एओ ने उस लॉस को रिड्यूस कर दिया या तो या इनकम में कन्वर्ट कर दिया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आरओआई में जो लॉस दिखाए थे एसएससी ने वो दिखाए थे 10 लाख के, 10 लाख के लॉस दिखाए थे एसएससी ने। 143(1) में लॉस हो गए प्रोसेसिंग में 8 लाख के। बताओ 2 लाख से जो लॉस कम हुए इसे अंडर रिपोर्टिंग मानेंगे क्या? 2 लाख से जो लॉस कम हुए हैं इसे अंडर रिपोर्टिंग मानेंगे क्या? नहीं, 2 लाख से लॉस कम हो गए प्रोसेसिंग नहीं मानेंगे। अब 143(3) या 144 में एओ ने असेसमेंट किया और लॉस कर दिए 3 लाख के, 8 लाख से 3 लाख कर दिए, 8 लाख से 3 लाख, ये बन जाएगा अंडर रिपोर्टिंग। 8 लाख के लॉस आपने बताया एओ ने कर दिए 3 लाख, मतलब 5 लाख से आपके लॉस कम कर दिए, 5 लाख से
एक तरीके से 5 लाख से आपकी इनकम बढ़ा दी, यही मतलब हुआ। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी आई बताओ? 5 लाख आ गई। ये 5 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम। या मान लो ये क्या कर देता, 8 लाख के लॉस को 3 लाख की इनकम में कन्वर्ट कर देता। 8 लाख के लॉस आ रहे थे 1431 के अकॉर्डिंग, एओ ने कर दिया 3 लाख की इनकम में कन्वर्ट। बताओ अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी मानोगे? 8 लाख के लॉस को इनकम में कन्वर्ट कर दिया 3 लाख में, तो 8 लाख का तो लॉस कम कर दिया, 8 लाख तो वो हो गए, और 3 लाख की इनकम और निकाल दी। 8 + 3 11 लाख, 11 लाख हो जाएगा आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये होता है अंडर रिपोर्टेड इनकम। इसमें इस तरह से निकलता है, इस तरह से निकलता है अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब यहाँ पे आप पेनल्टी कैसे निकालोगे? यहाँ तो लॉस का केस है, तो ऐसा करोगे क्या, टैक्स ऑन लॉस ऑफ 3 लाख माइनस टैक्स ऑन लॉस ऑफ 8 लाख? नहीं कर सकते, ये तो लॉस है, नेगेटिव है, इन पर टैक्स निकल नहीं सकता। तो जो आपने अंडर रिपोर्टेड इनकम निकाली है, जैसे 8 लाख के लॉस को एओ ने 3 लाख कर दिया, तो 5 लाख की क्या आ गई? अंडर रिपोर्टेड इनकम। 5 लाख पे टैक्स निकाल दो सीधा। इस 5 लाख को क्या मान लो, टोटल इनकम मान लो, इसी पे टैक्स निकाल दो, ये आ जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। तो जो अंडर रिपोर्टेड इनकम निकाली है इसी पे टैक्स निकाल दो। तो यहाँ पे लॉस वाले केस में आपको ये अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालना जरूरी है, क्योंकि इसी को अपने इनकम मान लेंगे और इसी पे टैक्स निकाल देंगे। ये हो जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई, ये हो जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। ये था लॉस वाला केस। अब अपन आते हैं मिस रिपोर्टिंग। किन किन चीज़ों को मिस रिपोर्टिंग माना जाएगा? जब आप साफ फर्जीवाड़ा करते हो वो होता है मिस रिपोर्टिंग। आप फैक्ट्स का क्या करते हो? गलत रिप्रेजेंटेशन करते हो। आपको हो रहा था लॉटरी की इनकम, आपने उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा दिया, ऐसा फर्जीवाड़ा करते हो, ये माना जाएगा मिस रिपोर्टिंग। अगला बता रखा है, आप बुक्स में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करते। आपने डिवेंचर में, शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स में। क्यों नहीं किया? आपको पता है अगर बुक्स में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिविडेंड की इनकम ये रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो आपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करे ताकि आपको इंटरेस्ट वगैरह दिखाना ना पड़े। क्या माना जाएगा? साफ फर्जीवाड़ा। इसके अलावा आप कोई खर्चे का डिडक्शन लेते हो, आपके पास बिल ही नहीं था, आपने ऐसे ही पीएनएल में 2 लाख का पेट्रोल का खर्चा डेबिट कर दिया, बिल ही नहीं है, क्या माना जाएगा? मिस रिपोर्टिंग। इसके अलावा आप फॉल्स एंट्री, सबसे खतरनाक चीज, आप फॉल्स एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फॉल्स एंट्री मतलब आपने बिल जुगाड़ लिया, आपने मान लो 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट का बिल जुगाड़ लिया किसी थर्ड पार्टी से, 50 लाख का उसको पेमेंट भी कर दिया बैंक से, और उससे कैश ले लिए, उसे कैश ले लिया चुपचाप और बैंक से पेमेंट कर दिया, बिल जुगाड़ लिया, और 50 लाख का डिडक्शन क्लेम कर रहे हो खर्चे का, फायदा कर रहे हो आप बोलोगे सामने वाले के क्या होगा? सामने वाला उसको इनकम नहीं खाएगा, सामने वाला बिल ले लेगा थर्ड पार्टी से। बिलों की कमी नहीं है इंडिया में, मिलते रहते हैं ऐसे बिल। तो 50 लाख आपने बैंक से ट्रांसफर करे, 49 लाख चुपचाप कैश ले लिए, 1 लाख का आपका खर्चा आया, और 50 लाख का आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, 15-16 लाख। 50 लाख का डिडक्शन क्लेम करोगे तो 15-16 लाख का टैक्स बचेगा आपका, 30% टैक्स रेट नहीं मानते हो आप तो ऐसा फर्जीवाड़ा करते हो, इसे माना जाएगा मिस रिपोर्टिंग। इसके अलावा आप बुक्स में इनकम ही रिकॉर्ड नहीं करते, आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही थी, रिकॉर्ड ही नहीं करी, आपको कुछ कैश में इनकम हो रही थी, रिकॉर्ड नहीं करी, काफी सारे लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते और पकड़े गए, तो क्या माना जाएगा? मिस रिपोर्टिंग। लास्ट बता रखा है ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है, और आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं करते, तो बन जाएगा मिस रिपोर्टिंग। ये सब बन जाएंगे मिस रिपोर्टिंग। अब आगे बता रखा है, एओ ने आपकी इनकम बढ़ा दी या लॉस कम कर दी है, एओ आपके ऊपर पेनल्टी लगा दिया, प्रोसिक्यूशन कर दिया स्टार्ट, पेनल्टी लगाता है और आपको जेल जाने भी पड़ सकती है। एक सेक्शन आएगा 276C, उसमें आपके अगेंस्ट में जेल वाले प्रावधान स्टार्ट हो जाते हैं। तो एसएससी बच सकता है क्या? मैंने बताया था बच सकता है, डीआरसी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी में छोटे मोटे जो एसएससी चोर है वो बच सकते हैं। अब एसएससी एक जगह और माफी दे रखी है, एसएससी चाहे तो एओ से भी माफी मांग सकता है, एओ से भी दया की भीख मांग सकता है। बस एसएससी को 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो एओ ने जो ऑर्डर पास किया, डिमांड नोटिस जो भेजा, उसमें जो भी टैक्स और इंटरेस्ट बताया उसे चुपचाप 30 डेज में जमा करवा दे, एसएससी चुपचाप जमा करवा दे। दूसरा, एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं जाए, अपील में गया तो बात ही खत्म, फिर तो अपील में केस लड़ेगा, तो अपील में ना जाए और टैक्स और इंटरेस्ट जमा करवा दे। इसके अलावा फिर एसएससी क्या कर सकता है? एप्लीकेशन कर सकता है एओ को, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का माफी मांग सकता है। पर इसमें देखो ध्यान देना, अगर एसएससी ने मिस रिपोर्टिंग करी है, मिस रिपोर्टिंग वाले केस है, साफ फर्जीवाड़ा करा है, तो फिर एसएससी नहीं बच पाएगा, फिर वो एप्लीकेशन करेगा तो भी नहीं बच पाएगा, फिर तो उसकी पेनल्टी लगेगी। और कितनी लगेगी मिस रिपोर्टिंग में? 200% ऑफ टैक्स की रेट होती है 30% लगभग, और उसका 200% कर दो, मतलब लगभग 60% वो हो गया, 60 + 30 90% लगभग। सरचार्ज सेस और जोड़ोगे तो लगभग पूरा ही जितना कमाया पूरा चला जाता है। तो मिस रिपोर्टिंग में आप नहीं बच पाओगे। मिस रिपोर्टिंग के अलावा नॉर्मल अंडर रिपोर्टिंग का केस था, मतलब एसएससी को ज़्यादा ज्ञान नहीं था या प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन में डाउट था, तो एसएससी बच सकता है। अगर नॉर्मल अंडर रिपोर्टिंग का केस है तो पेनल्टी एओ माफ कर देगा। बस एसएससी को चुपचाप टैक्स और इंटरेस्ट जमा करवाना है और अपील नहीं करनी। हाँ, मिस रिपोर्टिंग का केस है तो एओ माफ नहीं करेगा, मिस रिपोर्टिंग में तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे डीआरसी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, वहाँ कोई भी जा सकता है, वहाँ मिस रिपोर्टिंग का केस हो तो भी जा सकते हैं, वहाँ मिस रिपोर्टिंग वाले ही जाते हैं वहाँ पे, पर
वेरिएशन कितना होना चाहिए वहाँ, छोटे मोटे चोर जाते हैं वहाँ, मिस रिपोर्टिंग करिए, छोटी मोटी चोरी करिए, 10 लाख तक का वेरिएशन है ना वहाँ, बड़ी चोरी नहीं। अब अपन आते हैं अदर पेनल्टीज में। अदर पेनल्टीज में गलती से एमसीक्यू वगैरह पूछ सकते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पेनल्टीज है। पहली पेनल्टी दे रखी है, एओ ने आपको डिमांड नोटिस भेजा और 30 डेज में आप पेमेंट नहीं करते, देखा था ना डिमांड नोटिस के 30 डेज में पेमेंट करना पड़ता है अपन को। एओ बना देगा आपको असेसिंग डिफॉल्ट और जितना टैक्स है उतनी पेनल्टी आपके ऊपर ठोक देगा। या तो आप डिमांड पे स्टे लगाओ अपील में जाके, अपील में नहीं जाते तो चुपचाप पेमेंट कर दो। अगला बता रखा है आपको बुक्स मेंटेन करनी होती है, याद करो 44W में बुक्स मेंटेन करनी होती है ना, अपने देखा था 25,000 की पेनल्टी अगर आप मेंटेन नहीं करते तो। अगला आपकी रेट डाली गई और रेट में आपकी अनडिस्क्लोज या अनएक्सप्लेन्ड इनकम मिली, काली कमाई मिली, तो पेनल्टी लग जाएगी। कितनी? इनकम की लगेगी, ध्यान देना, यहाँ पे टैक्स की नहीं लगेगी। जो भी काली कमाई मिली, मान लो रेट में आपके 1 करोड़ रुपए मिले मनी बुलियन ज्वेलरी जो अनडिस्क्लोज थे, तो इसका या तो 30% लगेगी या इसका 60% लगेगी। टैक्स इंटरेस्ट देना है वो अलग है, पर पेनल्टी ये लग जाएगी। अब इसे बता रखा है या तो 30 लगेगी या 60 लगेगी। 30 कब लगेगी? अगर एसएससी ईमानदारी दिखाते हैं। ईमानदारी कैसे दिखाता है? जब रेड होती है तो एसएससी का स्टेटमेंट लिया जाता है, एसएससी को एक कमरे में बैठा के एसएससी से पूछते हैं ये आपकी काली कमाई है क्या। एसएससी चुपचाप एडमिट कर लेता है कि हाँ ये मेरी काली कमाई है, मैंने ये गोरख धंधे कर रखे हैं, इससे कमाई है, मैंने बता देता है। इसके अलावा उस काली कमाई पे जो भी टैक्स और इंटरेस्ट बनता है चुपचाप जमा कर देता है और अपनी आरओआई फाइल कर देता है, उस काली कमाई को इंक्लूड करके जो भी टैक्स इंटरेस्ट बनता है सब जमा करवा देता है। तो पेनल्टी लगेगी 30%। अगर एसएससी इनमें से एक भी काम नहीं करता, मान लो एसएससी ने पहले तो बोला नहीं नहीं ये मेरी काली कमाई नहीं है, फिर बाद में दिखा दिया, उससे नहीं होगा। सारी कंडीशन चुपचाप पहले ही जैसे रेट डाली गई, एसएससी को रेट वाले दिन बयान लिए जाते हैं एसएससी से, तब चुपचाप एडमिट कर ले, मैनर बता दे, ईमानदारी दिखाए तो 30%, नहीं तो 60%। आप बोलोगे ये सर्च भी तो असेसमेंट वाला केस है, सर्च में भी फिर 270A वाली पेनल्टी लगनी चाहिए थी। नहीं, सर्च के लिए इन्होंने अलग से पेनल्टी बना दी, 270 वाली पेनल्टी सर्च वाले केस में नहीं लगती। सर्च के लिए, सर्च वाला केस होता है तो सर्च में भी असेसमेंट होता है 147 में, याद करो, पर सर्च के लिए यहाँ बता दी पेनल्टी इन्होंने, सर्च वाले केस के लिए। ये पागल लोग हैं, चाहते तो इसको वहीं कवर कर सकते थे 270A में, पर इन पागलों का अपन कुछ नहीं कर सकते। इन पागलों का, लॉ मेकर्स का अपन कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे लॉ मेकर्स ने जो कर रखा है अपन को करना पड़ेगा। आप बोलोगे पेनल्टी तो कम है, वहाँ तो खतरनाक 200% ऑफ टैक्स था, वो टैक्स की थी, ये किसकी है? इनकम की है। बात वही है, मान लो यहाँ पे 60% इनकम की लग रही है पेनल्टी, तो 60% ऑफ टैक्स ये चला गया, पेनल्टी चला गया, 30% टैक्स जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह और जाएगा, लगभग वही चला जाएगा 90। वहाँ क्या था? 200% ऑफ टैक्स। मान लो मिस रिपोर्टिंग वाली बात करता हूँ मैं, नॉर्मल वाली छोड़ देता हूँ, नॉर्मल वाली में पेनल्टी ज़्यादा लगती भी नहीं है। 50% ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स रेट 30 मानो तो 30 का 50% करोगे तो 15% की पेनल्टी, बहुत कम है। मैं खतरनाक वाली बात करता हूँ, मिस रिपोर्टिंग में कितनी लग जाएगी? 200% ऑफ टैक्स। टैक्स की रेट एक बार मैं 30 मानता हूँ, 30 का 200% करो 60 हो गया, प्लस 30% का टैक्स भी देना पड़ेगा, लगभग 90, लगभग उतनी ही जाती है पेनल्टी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, लगभग उतनी ही जाती है। तो सर्च के लिए अलग से बना दिया सेक्शन की, सर्च वाले केस में, सर्च भी असेसमेंट है लेकिन सर्च वाले केस में पेनल्टी अलग तरीका बना दिया। अगला बता रखा है, अगर आपकी अनडिस्क्लोज इनकम मिलती है, कौन सी? 68, 69, 69A से D वाली, कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, वो अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हंडी वाली, तो उसमें क्या होता है याद करो, मैंने बताया था वहाँ 78% टैक्स लग जाता है आपका उसमें, इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सेस, 78% टैक्स। 1 करोड़ की मिलती है तो 78 लाख तो आपका टैक्स चला जाता है। 10% की पेनल्टी वो लगती है, 10% ऑफ टैक्स की, इस सेक्शन में 115BB में। और इस इनकम पे 270A की पेनल्टी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये वाली जो इनकम है अनडिस्क्लोज इनकम, इस पे ऑलरेडी हाई रेट से 78% से टैक्स चला गया, 10% की पेनल्टी है वो लग गई, तो लगभग 88% तो चला गया, बचा क्या? कुछ बचा ही नहीं, वही सेम वही हो गया जो ऊपर आ रहा था ना अपना सर्च वाला और 270 वाला, वो हो गया। पर इसको भी इन पागल लोगों ने अलग से बना दिया, जबकि इस चीज़ को भी ये चाहते तो 270A में डाल सकते थे, पर इन पागलों ने अलग से बना दिया। अब बता रखा है यहाँ भी, अगर एसएससी ईमानदारी दिखाता है, चुपचाप इस इनकम को डिक्लेयर कर देता है आरओआई में और टैक्स पे कर देता है, तो इसको खाली 78% का टैक्स देना है। ये 10% का जो पेनल्टी है, 10% ऑफ टैक्स वाली पेनल्टी, ये बच जाएगी। अब आप बोलोगे ये अनडिस्क्लोज इनकम, सर्च वाली और ये वाली, इनमें क्या फ़र्क हुआ? दोनों अनडिस्क्लोज इनकम है, तो फ़र्क इतना सा है दोनों में मात्र, अगर आपकी रेट डाली गई और रेट में आपकी काली कमाई मिली रेट में, तो सर्च वाली होती है। फिर ये दूसरी वाली कौन सी है? आपके मान लो सर्वे हुआ, सर्वे में पता चला आपके बारे में कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा इन्वेस्टमेंट वगैरह, या आपके बुक्स में पैसे आए जा रहे हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या मान लो आपका असेसमेंट हुआ 143.3, 144 में या 147 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वगैरह हुआ, रीअसेसमेंट हुआ, 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 147 में रीअसेसमेंट वगैरह हुआ, और इसमें पता चला आपकी रेट के अलावा इसमें पता चला आपकी, तो ये बनता है ये वाला
68-69 वाला, मतलब एओ पकड़ता है या सर्वे वगैरह में पकड़ा जाते हो तो ये बनता है वो, और रेड में डाली जाती है तो रेड की काली कमाई बनती है। ये फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। टैक्स तो उतना ही लगेगा जो टैक्स की रेट है, इंटरेस्ट भी उतना ही लगेगा जो इंटरेस्ट की रेट है, बस पेनल्टी में फ़र्क है। पेनल्टी में यहाँ इन पागल लोगों ने 3 कर दिए, 3 टुकड़े। सर्च की काली कमाई की अलग कर दिया, ये भी ब्लैक मनी होती है, इंडियन ब्लैक मनी होती है, तो अदर देन सर्च की काली कमाई का अलग कर दिया, और बाकी सबका कर दिया 270 कॉमन मिस रिपोर्टिंग। बाकी कॉमन मिस रिपोर्टिंग क्या कर दिया 270 है, क्योंकि 270 में तो काली कमाई, ऐसा नहीं कि काली कमाई है, वहाँ तो आपने फर्जी बिल जुगाड़ के फर्जी खर्चे क्लेम कर दिए, वो काली कमाई थोड़ी हो, तो फर्जी बिल हो गए वो तो एक तरीके से, वो होता है 270 में चला जाता है, वो केस 270 में चले जाते हैं। तो बस पेनल्टी का फर्क है, और पेनल्टी में भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा अगर आप निकालोगे ना, तीनों को बैठ के निकालोगे, लगभग 2-3% का फर्क आएगा बस। तो ये इनका पागलपन है लॉ मेकर्स का, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से लो उठाते हैं, जो जैसे जगह जैसा बना हुआ वैसा का वैसा छाप देते हैं, फिर बाद में अमेंड करते रहते हैं, यही करते रहते हैं ये बस, और इनकी औकात कुछ है नहीं। तो ये दिक्कतें होती हैं। अगर इनमें अच्छे लोग बैठे, थोड़े दिमाग वाले लोग बैठे, तो काफ़ी सारा कचरा इनमें से हट जाए और क्वालिटी चीज़ें आ पाएँ, क्वालिटी चीज़ें आ पाएँ, डिपार्टमेंट वालों को भी दिक्कतें ना आए आराम से चीज़ें अप्लाई करने में, और एसएससी को भी दिक्कतें ना आए। अब अपन आगे देखते हैं अगली पेनल्टी बहुत खतरनाक है। ये इनकम टैक्स वालों ने क्यों डाली, फ्रस्ट्रेशन में डाली। कौन सी पेनल्टी है ये, आपने या तो बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, या इनकम रिकॉर्ड ही नहीं करी, या तो बुक्स में फॉल्स एंट्री डाली, या इनकम रिकॉर्ड ही नहीं करी, और इसको पकड़ना भी मुश्किल होता है। आप मान लो कैश में काम करते हो, आप इनकम रिकॉर्ड ही नहीं करते, कैसे पकड़ेंगे, बताओ कैसे पकड़ेंगे। गलती से कभी कभार पकड़ लेते हैं, वो अलग बात है, बाकी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही आपने बिल जुगाड़ लिया, आप सामने वाले को बैंक से पेमेंट कर रहे हो, उससे कैश ले रहे हो, कैसे पता चलेगा। सामने वाला आराम से अपनी इनकम दिखा रहा है उसको, और वो भी खर्चा वगैरह क्लेम कर रहा है, वो भी बिल जुगाड़ रहा है, कैसे पकड़ा जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने पेनल्टी डाल दी कि अगर आप ऐसा काम करते हो तो जितने अमाउंट की फॉल्स एंट्री कर रखी है और जितनी इनकम रिकॉर्ड नहीं कर रखी उतनी पेनल्टी। 50 लाख का बिल लिया, 50 लाख की पेनल्टी, 20 लाख की इनकम रिकॉर्ड नहीं कर रखी, 20 लाख की पेनल्टी। और ये पेनल्टी किसके लगेगी, एसएससी की तो लगेगी। साथ में देखो, एसएससी को इतना ज्ञान होता नहीं कि बिल मिलता है, ये मिलता है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। एसएससी को ज्ञान देता है कौन, सीए उसका। तो जिस सीए ने, जिस बंदे ने एसएससी को उकसाया ऐसा काम करने के लिए, सीए बोलता है मैं तेरे को बिल दिलवा देता हूँ, या तू ऐसा कर, तू कैश वाली सेल रिकॉर्ड ही मत कर, किसको पता चलता है। अगर सीए ऐसा ज्ञान देता है तो उसके भी लगेगी, एसएससी की भी लगेगी, और जिसने ऐसा ज्ञान दिया ऐसा काम करने का उसकी भी लगेगी। और ये पेनल्टी तो लगेगी, साथ में 270A वाली वो लगेगी। 270A में अगर आप फॉल्स एंट्री करते हो या एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो देखा था ना मिस रिपोर्टिंग वाली भी लगेगी। तो एसएससी के लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब जितनी एसएससी ने इनकम कमाई पूरी की पूरी तो चली जाएगी डिपार्टमेंट वालों के पास, ये जेब से और देने पड़ जाएंगे, तो ये पेनल्टी डाली गई है फ्रस्ट्रेशन में, ताकि एसएससी ऐसा काम करने से डरे बस। लेकिन एसएससी डरते नहीं है, फिर भी वो टैक्स की चोरी करते रहते हैं। अब अपन आते हैं आगे। अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाते या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं करते, आपको करवानी जरूरी थी, तो आपको पेनल्टी लगेगी 0.5% ऑफ टर्नओवर। लेकिन मैक्सिमम कितनी लगेगी, 1.5 लाख की। मान लो 10 करोड़ का टर्नओवर था तो 0.5% होता है 5 लाख। 5 लाख नहीं लगेगी, 1.5 लाख लगेगी। आगे बता रखा है, अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करते तो एक केस लो आ रखा है, बुक्स मेंटेन नहीं करते तो आपकी पेनल्टी लगेगी 25,000 की। अब बुक्स मेंटेन नहीं करते तो बेचारा एसएससी ऑडिट कैसे करवाएगा, ऐसा फालतू केस लो आ रखा है, एसएससी का फेवर कर रखा है। तो वो बोला कि ये ऑडिट वाली पेनल्टी नहीं लगेगी। बुक्स मेंटेन नहीं कर रखा एसएससी ने, ऑडिट करवानी जरूरी थी तो बुक्स वाली लग जाएगी, ये नहीं लगेगी। मतलब बुक्स मेंटेन वाली और ये वाली पेनल्टी डबल नहीं लग सकती, दोनों में से कोई सी भी एक लगती है। आगे बता रखा है, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, या आपको इंश्योर करना पड़ता है कुछ सेक्शन में, अगर आपकी विनिंग काइंड में होती है, आपने काइंड में विनिंग दी है या लॉटरी वगैरह काइंड में दी है, तो आपको इंश्योर करना पड़ता है सामने वाले ने खुद से टैक्स जमा करवा दिया हो, या उससे पहले पैसे लेने पड़ते हैं फिर उसको विनिंग देनी पड़ती है। तो वो अगर आपने इंश्योर नहीं किया या टीडीएस जमा नहीं करवाया या काटा नहीं, तो जितना टीडीएस काटा नहीं या जमा नहीं करवाया उतनी पेनल्टी। और ये पेनल्टी कौन लगाएगा, जॉइंट कमिश्नर। ये जॉइंट कमिश्नर लगाता है, जॉइंट कमिश्नर आपको नोटिस भेजता है, उसके बाद लगाता है। ऐसा नहीं कि आप टीडीएस काटना भूल गए अगले दिन ही नोटिस आ जाता है, ऐसा नहीं होता। कई सालों तक नहीं आता नोटिस। कई सालों तक क्यों नहीं आता, अगर मान लो सामने वाला अच्छा आदमी है, उसने खुद से इनकम दिखा दी तो फिर आता ही नहीं है, बात ही खत्म। लेकिन वो नहीं दिखाता फिर आता है नोटिस, मतलब 5-7 महीने बाद, 8-10 महीने बाद फिर आता है नोटिस। ऐसे ही अगर आप टीसीएस कलेक्ट करना भूल गए तो जितना टीसीएस कलेक्ट नहीं किया उतनी पेनल्टी कौन लगाएगा, जॉइंट कमिश्नर। इसके बाद 3 पेनल्टी और है, 271D, DA और E। ये पेनल्टी अपने नेक्स्ट चैप्टर भी अपन रिवाइज करेंगे ना, उसमें साथ में कवर होंगी। 3 सेक्शन आएंगे अपने, 269 SS, ST और T, उसके साथ कवर होंगी, तभी आपको समझ में आएंगी। और ये तीनों पेनल्टी भी कौन लगाता है, जॉइंट कमिश्नर। इसके बाद अगला पेनल्टी है
अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फर्निश नहीं करते या रिपोर्टेबल अकाउंट फर्निश नहीं करते, कब तक? 31 मई ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 31 मई ऑफ एक तरीके से असेसमेंट ईयर, 31 मई तक आपको फर्निश करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या रिपोर्टेबल अकाउंट। क्या होता है अभी नेक्स्ट चैप्टर में पता पड़ेगा। तो पेनल्टी लगती है आपको 500 पर डे की। इसमें क्या होता है, 31 मई तक फर्निश नहीं करते, डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस भेजते हैं। नोटिस मान लो उन्होंने भेजा 1 अक्टूबर को, नोटिस में वो बोलते हैं आपको कि 31 अक्टूबर तक फर्निश कर दो। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 31 अक्टूबर तक फर्निश कर दो। तो नोटिस में जो डेट डाली उन्होंने कि इस डेट तक फर्निश कर दो, उस डेट तक तो लगेगी 500 पर डे। कब से लगेगी? आफ्टर ड्यू डेट। 31 में की ड्यू डेट है तो 1 जून से, 1 जून से 31 अक्टूबर तक लग गई 500 पर डे। नोटिस वाली डेट से भी नहीं दिया आपने तो नोटिस की डेट के बाद से लगेगी 1000 पर डे। 1000 पर डे जब तक जमा नहीं करवाते, जब तक आप ये फर्निश नहीं करते स्टेटमेंट में। 500 पर डे और 1000 पर डे। अब आप इस स्टेटमेंट में, अब अगर आप इस स्टेटमेंट में गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हो तो 50,000 की पेनल्टी है। लेकिन अगर आपने गलती 10 डेज में बता दी कि मैंने ये गलती कर रखी थी तो पेनल्टी नहीं लगती। 10 डेज के बाद बताते हो तो लगती है, 10 डेज में बता दी तो नहीं लगती। आगे बता रखा है, अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या मर्चेंट बैंकर ने या रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने क्या किया, किसी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में, ऑडिट रिपोर्ट में या वैल्यूएशन सर्टिफिकेट में, स्टॉक सर्टिफिकेट में कुछ गलती कर दी तो उनको 10,000 की पेनल्टी देनी। कितनी देनी? 10,000 की पेनल्टी। आगे बता रखा है 4-5 केस बता रखे, इनमें से कोई सा भी कांड करते हो आप तो 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी। कौन सा कांड है? डिपार्टमेंट वालों ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, आपने बताया नहीं, 10,000 की पेनल्टी। आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, आपने बयान दे दिए, अब आप साइन करने में मुकर गए, आप बोलते हो मैं साइन नहीं करूंगा, 10,000 की पेनल्टी। आपने समन का कंप्लाइंस नहीं किया, डिपार्टमेंट वाले समन भेजते हैं जनरल पावर 131 वाली, कंप्लाई नहीं किया, 10,000 की पेनल्टी। 142(1) या 143(2) का नोटिस आता है ना, 142(1) वाला खतरनाक नोटिस, रिटर्न बुक्स इन्फॉर्मेशन वाला, और 143(2) का स्क्रूटनी का नोटिस, कंप्लाई नहीं किया, 10,000 की पेनल्टी। 142(2)(a) याद करो, स्पेशल ऑडिट इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाली डायरेक्शन, डिपार्टमेंट वाले करवाते ना, डिपार्टमेंट वाली ऑडिट या इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसका कंप्लाई नहीं करते, 10,000 की पेनल्टी। आगे बता रखा है, अगर आप इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करते, 133 में डिपार्टमेंट वाले आपसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मंगवाते हैं, अगर आपने फर्निश नहीं करी 500 पर डे की पेनल्टी। अगर आप रिटर्न फर्निश नहीं करते, कौन से सेक्शन की? 139(4)(a)(4)C, कौन से थे ये? चैरिटेबल ट्रस्ट वाला और सेक्शन 10 वाली इंस्टीट्यूशन था ना। गवर्नमेंट बोलती है हमने आपको इतना मदद दे रखा है, चैरिटेबल ट्रस्ट को बोलती है गवर्नमेंट, चैरिटेबल ट्रस्ट को, और वो जो सेक्शन 10 के इंस्टीट्यूशन है ना, एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इनको, कि हमने आपकी पूरी इनकम लगभग एग्जाम कर रखी है, फिर भी आप नाटक करते हो, रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते, तो 500 पर डे की पेनल्टी देते रहो। 500 पर डे की पेनल्टी उनको देनी पड़ेगी। तो इन लोगों को फीस भी देनी पड़ेगी, रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और ये 500 पर डे की एक्स्ट्रा पेनल्टी और देनी पड़ेगी चैरिटेबल ट्रस्ट और सेक्शन 10 वालों को। लास्ट आता रखा, अगर आप पैन कोड नहीं करते, अपने देखा था पैन कोड करना पड़ता है आपको, या कुछ ट्रांजेक्शन करते हो तो पैन की कॉपी लगानी पड़ती है, तो आप पैन की कॉपी नहीं लगाते, पैन कोड नहीं करते, या गलत पैन कोड करते हो, गलत पैन कोड करते हो, 10,000 की पेनल्टी। 10,000 की पेनल्टी, ये थी कुछ स्पेशल पेनल्टी जो अपने देख ली, एक बार रीड कर लेना, काम खत्म। अब अपन देख रहे हैं इस चैप्टर में एक और पार्ट है, ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन। अगर आप इनकम टैक्स से कुछ कांड करते हो तो आपको जेल में भी सड़ना पड़ सकता है, जेल में, और जेल में जो सड़ोगे आप, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी। रिग्रेस मतलब वहाँ आपको दाल रोटी नहीं मिलेगी बैठ बिठाए, वहाँ आपको चक्की पीसनी पड़ेगी, वहाँ आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, मजदूरी करवाएंगे वो आपसे। तो खाली आपको ऐसा नहीं होगा कि जेल में सड़ना है, जेल में सड़ना भी है और वहाँ मजदूरी भी करनी है आपको। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगी इनकम टैक्स में। पहला केस क्या पता रखा है, आपकी रेड डाली गई और रेड में आप ऑफिसर को कोऑपरेट नहीं करते, ऑफिसर को कोऑपरेट नहीं करते, 2 ईयर की जेल। अब 2 ईयर की जेल प्लस फाइन। अब आप बोलोगे फाइन क्या है, ये पेनल्टी है क्या? नहीं, पेनल्टी तो इनकम टैक्स में लगती है, फाइन जो है ना कोर्ट लगाता है, कोर्ट अपनी मर्जी से लगाता है, ये कोर्ट लगाता है। कोर्ट को अगर कुछ खुन्नस हुई तो कोर्ट लगा देता है 10,000 का फाइन, 20,000 का फाइन, छोटा मोटा लगता है फाइन। ये कोर्ट के पास पावर दे रखी है, मर्डर वगैरह के केस में भी लगाते हैं, जैसे फाइन लगाते हैं ना वैसे, तो इन केस में भी लगता है फाइन। अगला, आपने टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, टीडीएस नहीं काटा या टीसीएस कलेक्ट नहीं किया तो पेनल्टी से काम चल जाता है, पेनल्टी दे दो काम खत्म। लेकिन टीडीएस काट के खुद के पास रख लिया है, बड़ा ऑफेंस है, आपने गवर्नमेंट का पैसा खुद के पास लिया। ऐसे टीसीएस कलेक्ट करके आपने खुद के पास रख लिया, काट लिया खुद के पास रख लिया, खुद के पास रखना ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, जेल में सड़ना पड़ेगा आपको 3 मंथ से 7 ईयर, 3 मंथ से 7 ईयर की जेल होगी और फाइन भी देना पड़ेगा। पर यहाँ 2 केस में आप बच जाओगे। एक तो कोई रीजनेबल कोस है, फेलियर का कोई रीजनेबल कोस है, आपने टीडीएस काटा, गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, कोई रीजनेबल कोस था आपके पास, कोई वजह थी जिसके कारण आप जमा नहीं करवा पाए, आपके पास पैसों की कमी आ गई थी, कोई भी वजह थी जिसके कारण जमा नहीं करवा पाए। दूसरा, आरसीसी ने क्या किया, टीडीएस टीसीएस उसने काट के खुद के पास रख लिया था, पर उसने क्या हुआ, डिपार्टमेंट से नोटिस आने से पहले खुद जमा करवा दिया, सुमो मोटो खुद जमा करवा दिया विद इंटरेस्ट, तो बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ड्यू डेट होती है टीडीएस या टीसीएस जमा करवाने की 7 ऑफ नेक्स्ट मंथ, अब 7 को आपने जमा नहीं करवाया तो 8 तारीख को नोटिस आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होगा तो सब जेल में सड़ेंगे बेचारे, सब जेल में सड़ेंगे,
जो भी टीडीएस एक दिन भी लेट काट देंगे, एक दिन भी लेट कर देंगे जमा। ऐसा नहीं किया इन्होंने। इन्होंने बोला कि या तो कोई रीजनेबल कोर्स है, जेल में नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, अभी डिपार्टमेंट वालों को नोटिस नहीं आया, उससे पहले आपने जमा करवा दिया। डिपार्टमेंट वाले नोटिस आपको एक दिन में, एक महीने में ऐसा नहीं भेजेंगे, वो 8-10 महीने वेट करते हैं, साल भर वेट करते हैं, कभी कभी तो साल भर 2 साल तक वेट करते हैं, उसके बाद भेजते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कभी आप सोचो कि चलो अगले दिन ही आ जाएगा नोटिस और अगले दिन ही जेल में सड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। नहीं तो फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ऑडिट करी होंगी, आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे लेट जमा करवाते हैं, तो फिर तो सारे जेल में सड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। नोटिस आने से पहले जमा करवाना होता है, और नोटिस हाथ की याद नहीं देता डिपार्टमेंट, साल भर लगाता है, साल भर तक इंतजार करता है कि आप दे रहे हो नहीं दे रहे, उसके बाद भेजता है। नोटिस आ गया तो फिर आप नहीं बच पाओगे। आगे बता रखा है, आपने इनकम अंडर रिपोर्ट करी और जो टैक्स इवेड किया, मतलब आपका जो एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा था, कितना बन रहा था, 25 लाख से ज़्यादा बन रहा था, तो 6 मंथ से 7 ईयर की जेल होगी। ये आ गई अंडर रिपोर्टिंग वाला केस, ये पेनल्टी आती है। इसके अलावा 25 लाख है उससे कम बन रहा था, तो 3 मंथ से 2 ईयर की जेल होगी और फाइन भी देना पड़ेगा। आगे बता रखा है, अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते और आपका टैक्स बन रहा था, टैक्स भी बन रहा था, कितना बन रहा था, 25 लाख से ज़्यादा बन रहा था, तो 6 मंथ से 7 ईयर की जेल होगी। 25 लाख उससे कम बन रहा था, तो 3 मंथ से 2 ईयर की जेल होगी, फाइन भी देना पड़ेगा। पर इसमें बता दिया, अगर पर्सन का जो टैक्स बन रहा था 10,000 तक बन रहा है और उसे रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है, वो बच जाएगा। 10,000 तक छोटे मोटे जो एसएससी हैं वो बच जाएंगे, या टैक्स बन ही नहीं रहा तो भी बच जाओगे। और अगर टैक्स बन रहा है 10,000 तक बन रहा है तो भी बच जाओगे, लेकिन कंपनी नहीं बच पाएगी। कंपनी वालों का अगर टैक्स 10,000 तक बन रहा है, मतलब कंपनी वालों का अगर 1,000 रुपीज़ भी टैक्स बन रहा है और वो रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते, तो कंपनी वाले जेल में सड़ेंगे। 3 मंथ से 2 ईयर की जेल हो जाएगी। आगे बता रखा है, अगर आप 142(1) वाला जो खतरनाक नोटिस होता है ना, आरबीआई का नोटिस, या 142(2)A वाली जो डायरेक्शन होती है, स्पेशल ऑडिट डायरेक्शन या इन्वेंट्री वैल्यूएशन डायरेक्शन, उसका कंप्लाई नहीं करते तो 1 ईयर की जेल हो सकती है, प्लस फाइन भी लगेगा। 1 ईयर की जेल हो सकती है। ये थे जेल के प्रोविजन, ज़्यादा काम के नहीं थे। 50-60 साल में गलती से क्वेश्चन आने के चांस होते थे इसमें, तो पता नहीं कब आएगा। कुछ अटेम्प्ट पहले आया था, अब आने के चांस पता नहीं कब है। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब होगा तब की तब देखना, बाकी 10-20 साल में भी आने के चांस नहीं है इसमें। हाँ, इसमें जो काम की चीज़ है, पेनल्टी वाला पार्ट है ना, पेनल्टी में भी कौन सी 270 वाली पेनल्टी, वो ज़्यादा काम की। अब जेल में कौन सड़ेगा, देखो इंडिविजुअल के केस में तो इंडिविजुअल सड़ेगा, कंपनी के केस में कौन जाएगा जेल में, कंपनी के पर्सन इंचार्ज, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी। फर्म के केस में फर्म के पार्टनर, एओपीबीआई में एओपीबीआई के मेंबर, एचयूएफ में एचयूएफ का कर्ता या एचयूएफ के मेंबर, ये जेल में सड़ेंगे। पर इनमें से ये बंदे क्या प्रूव कर देते हैं, ऑफेंस इनकी नॉलेज के बिना हुआ है और इन्होंने पूरा जोर लगा दिया था ऑफेंस को रोकने के लिए, तो ये जेल में नहीं सड़ेंगे। जैसे मान लो 3 पार्टनर थे फर्म में, पार्टनर ए, बी और सी। पार्टनर ए ये प्रूव कर देता है कि ऑफेंस उसकी नॉलेज के बिना हुआ है और उसने उस ऑफेंस को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, तो पार्टनर ए जेल जाने से बच जाएगा, वो जेल में नहीं सड़ेगा। फिर वो पार्टनर बी और सी को पकड़ेंगे, फिर वो दूसरों को पकड़ेंगे। ये था ये चैप्टर जो अपन ने कंप्लीट किया। अब देख रहे हैं लास्ट, मिसलेनियस प्रोविजन। इस चैप्टर का रिवीजन भी कर लेते हैं, कभी कभार इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं अपन सेक्शन 269 एसएस। इसमें मिसलेनियस प्रोविजन में कुछ स्पेशल सेक्शन है, लोन के रिगार्डिंग, ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, कुछ रिपोर्टिंग के सेक्शन है, तो कुछ स्पेशल टाइप के सेक्शन है इसमें। मॉड्यूल में भी इस चैप्टर का नाम क्या है, मिसलेनियस प्रोविजन नाम से चैप्टर है, और ये टॉपिक दे रखे हैं उसमें। सेक्शन 269 एसएस ये बोलता है, आप कोई लोन, डिपॉजिट, एडवांस लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, लेते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस पर कंडीशन लगाता है। तो ये क्या बोलता है, कोई भी अगर आप लोन या डिपॉजिट लेते हो, या तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का एडवांस लेते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग एडवांस लेते हो, तो आप कैसे ले सकते हो, अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ले सकते हो। अगर एग्रीगेट अमाउंट कितनी है उस अमाउंट की, उस लोन वगैरह की 20,000 या उससे ज़्यादा है। मैंने क्या बोला, अगर आप कोई भी लोन, डिपॉजिट, एडवांस लेते हो और एग्रीगेट अमाउंट कितनी है उस लोन, डिपॉजिट, एडवांस की, पूरा एग्रीगेट करेंगे, ऐसा नहीं कि 20 लोन की अलग है, डिपॉजिट की अलग है, सबका मिला के एग्रीगेट। तो सबका मिला के एग्रीगेट 20,000 या उससे ज़्यादा की है, तो आप कैसे ले सकते हो, ओनली अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ले सकते हो। अगर आपने 20,000 या उससे ज़्यादा का लोन, डिपॉजिट, एडवांस कैश, बीरड चेक, क्रॉस चेक से ले लिया, कैश, बीरड चेक, क्रॉस चेक से ले लिया, तो जितना लोन, डिपॉजिट, एडवांस आपने कैश, बीरड चेक, क्रॉस चेक से लिया उतनी पेनल्टी। मान लो 50,000 का लोन आपने कैश में ले लिया, 50,000 की पेनल्टी। और ये पेनल्टी कौन लगाएगा, जॉइंट कमिश्नर। ये पेनल्टी कौन लगाएगा, कौन भेजेगा नोटिस, जॉइंट कमिश्नर। तो ये सेक्शन है,
कुछ ट्रांजेक्शन की रिगार्डिंग बताते हैं, ये बातें करते हैं कि लोन डिपॉजिट वगैरह आपको कैश, बिल्ड चेक, क्रॉस चेक से नहीं लेने। कैसे लेने? अकाउंट पे चेक, DDCS, इलेक्ट्रॉनिक मोड से लेने। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ है कि 20,000 की जब लिमिट निकालेंगे ना, इसमें अपन कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना वो भी इंक्लूड करके देखेंगे, कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी इंक्लूड करके देखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैसे इंक्लूड करेंगे, उसके लिए एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर बी से कुछ अमाउंट ली। पहला केस 1, एक लोन लिया, एक डिपॉजिट लिया। लोन लिया 10 अक्टूबर को, डिपॉजिट लिया 10 अक्टूबर को, सेम डे पे लिया। लोन 14,000 का, डिपॉजिट 15,000 का, और दोनों के दोनों कैश में लिए। बताओ प्रोविजन का वायलेशन हुआ क्या? बताओ, हो गया वायलेशन। एग्रीगेट करो लोन डिपॉजिट का एग्रीगेट। 29,000 मिस्टर ने ले लिए पैसे, 20,000 या उससे ज़्यादा ले लिए, वायलेशन हो गया। पेनल्टी बताओ कितनी लग जाएगी? लोन डिपॉजिट एडवांस टेकन इन कैश, पीरियड चेक, क्रॉस चेक, कितना लिया? 29,000 की पेनल्टी लग जाएगी, बात खत्म। दूसरा केस, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिए। दूसरा बिल्कुल इंडिपेंडेंट केस है। लोन लिए, एक 5 मई को लिया 14,000 का, और एक 8 नवंबर को लिया 16,000 का। और दो लोन भी कैसे लिया? कैश में। फर्स्ट लोन लिया 14,000 का, पेनल्टी लगेगी क्या? उस दिन नहीं लगेगी, 20,000 से कम है। सेकंड लोन जैसे 16,000 का कैश में ले लिया, अब लग जाएगी, क्योंकि 30,000 एग्रीगेट हो गया, वायलेशन हो गया, पेनल्टी लग जाएगी 30,000। और जो लिमिट है ना 20,000 की, ऐसा नहीं कि पर डे की लिमिट है या पर ईयर की लिमिट है, ऐसा नहीं है। ये पूरी एग्रीगेट लिमिट है, ये पर ईयर की लिमिट भी नहीं है। अगर मान लो ये लोन, एक लोन था मान लो 2025 का, 2025 का, और एक 2028 का, दोनों कैश में, तो लग जाएगी। 25 से नहीं लगेगी, लेकिन 2028 में लग जाएगी पेनल्टी। तो ईयर वगैरह कुछ भी फर्क का नहीं है, ईयर वगैरह कुछ काम की नहीं है। यहाँ पे ये लिमिट बिल्कुल अलग तरीके से चलती है। यहाँ ईयर वगैरह, डे वगैरह कुछ काम की नहीं है। केस 3 का लोन देखो। अब केस 3 और केस 4 ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है। इसमें 5 मई को लोन लिया मिस्टर ए ने 14,000 का, अकाउंट पे चेक से, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट पे चेक से तो कितना भी लो, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड लोन 8 नवंबर को लिया 16,000 का कैश में, बताओ पेनल्टी लगेगी क्या? वायलेशन हुआ क्या? हो गया वायलेशन। आप बोलोगे 20,000 से कम का लिया कैश में। मैंने कब लिखा कि 20,000 से कम का कैश में लेते हो चल जाएगा? मैंने ये लिखा अगर एग्रीगेट अमाउंट इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको कैसे लेना है? अकाउंट पे चेक, DDCS, इलेक्ट्रॉनिक मोड से लेना है। अगर आप इसका वायलेशन करते हो तो फिर पेनल्टी लगती है। इस प्रोविजन का वायलेशन करते हो तो ये लिखा हुआ लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब आपने दूसरा लोन लिया, कैश में लिया, उस दिन 14,000 की आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी लोन की। 14,000 का लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा था, आपने रिपे वगैरह नहीं कर रखा था, 14,000 का बुक्स में लोन आ रहा था मिस्टर बी से। 16,000 का लोन और ले लिया उससे आपने, तो एग्रीगेट अमाउंट हो गई 30,000 की लोन की, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 या उससे ज़्यादा हो गई। मतलब सेकंड लोन आपको अकाउंट पे चेक, DDCS से लेना चाहिए था, लेकिन आपने कैश में ले लिया। तो जितना कैश में ले लिया 60,000 की, उतनी पेनल्टी सेकंड लोन के टाइम। फर्स्ट वाली नहीं लगेगी, कैश वाले की लगेगी। तो 20,000 की लिमिट ये नहीं कि फिक्स लिमिट है 20,000 तक कैश में ले लिया चलेगा, ऐसा नहीं है वो, ऐसा नहीं है। इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, और इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग में देखो क्या लिखा मैंने, इंक्लूड्स एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ऐसा जरूरी नहीं कि कैश वाली आउटस्टैंडिंग हो, अकाउंट पे ही चेक किया आउटस्टैंडिंग है, फोन पे की आउटस्टैंडिंग है, सब चलेगी। इंक्लूड्स एनी आउटस्टैंडिंग, तो अकाउंट पे की आउटस्टैंडिंग है तो भी लगेगी, तो भी ऐसा नहीं है कि बच जाओगे आप। दूसरा लोन कैश में हो गया, इस चक्कर में मर गए। तीसरा केस हो गया। चौथा केस देख लेते हैं। लोन लिया मिस्टर ए ने, पहला लोन लिया कैश में 14,000 का, पता कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, 14,000 तक लिमिट में है, 20,000 से कम है, कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं। दूसरा लोन लिया 16,000 का, अकाउंट पे चेक से। अब बताओ कोई वायलेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। दूसरे लोन में अकाउंट पे चेक से लिया, अकाउंट पे चेक से तो कितना ही लो। आप बोलोगे इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग ले लो, लेकिन सेकंड लोन आपने अकाउंट पे चेक से लिया, बच गए आप। हाँ, सेकंड वाला कैश में हो जाता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि सेकंड वाला अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे चेक में तो कितना भी इंक्लूड करो आउटस्टैंडिंग, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कोई वायलेशन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। ये फोर्थ केस भी स्पेशल है और थर्ड केस भी स्पेशल है, इनको अच्छे से देख लेना, इनको अच्छे से देख लेना। अब इसमें बता रखा है एक फालतू सी लिमिट और दे रखी है कि ये 20,000 की लिमिट 2 लाख हो जाएगी। अगर लोन देने लेने वाले कौन है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। इनके लिए लिमिट क्या है? 2 लाख की है, फालतू लिमिट है, कुछ काम की नहीं है। मैंने बताया था क्यों काम की नहीं है, क्योंकि आगे पता पड़ेगा आपको कि इन पे सेक्शन अप्लाई नहीं होता। तो दो केस में सेक्शन अप्लाई नहीं होता। पहला केस, अगर लोन डिपॉजिट एडवांस किसने लिए? या तो गवर्नमेंट ने लिए, बैंक ने लिए, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस ने लिए, NBFC को हटा दो, NBFC पे तो लगेगा सेक्शन। बाकी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी ने लिए, या कोई कॉर्पोरेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया, सेंट्रल कॉर्पोरेशन, स्टेट कॉर्पोरेशन कोई है तो उसने लिए, इन लोगों ने लिए हैं, तो पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई प्रोविजन का वायलेशन नहीं होगा। ये कितना भी ले ले कैश में, कितना भी कैश में ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इन लोगों से
टेकन फ्रॉम, इन लोगों से किसी भी बंदे ने लिया, मान लो अमन ने गवर्नमेंट से लिया लोन 50 लाख का कैश में, कोई दिक्कत नहीं है, या तो इन लोगों से लिए हैं या इन लोगों ने लिए, या तो इन लोगों से लिए हैं या इन लोगों ने लिए हैं, तो कोई पेनल्टी नहीं है, कोई प्रोविजन अप्लाई ही नहीं होगा, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, कितना भी कैश हो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पे कवर था, अभी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये कौन होता है? ये भी तो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, गाँवों वाले, ये भी गाँवों वाले होते हैं। तो ये देखो लो मेकर कितने पागल होते हैं, पहले तो दे दी लिमिट और आगे क्या कर दिया, नॉन एप्लीकेबल कर दिया। पहले तो लिमिट अलग डाली इन्होंने पागल ने, फिर आगे नॉन एप्लीकेबल कर दिया। और अब इन पागलों का अपन कुछ कर नहीं सकते, तो ये दूसरी वाली लिमिट है ना 2 लाख की, कुछ काम की नहीं है क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं है कोऑपरेटिव बैंक्स पे, तो बात ही खत्म। कितना भी लें वो, ये 2 लाख की लिमिट का क्या करना है, क्या चार्ज डालना है, कितना भी लें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बता रहेगा दूसरा केस, जो 2 पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, मान लो यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों के दोनों कौन है, किसान, दोनों के दोनों कौन है, किसान, दोनों के दोनों होने चाहिए किसान। अगर दोनों के दोनों किसान है, किसानों के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक किसान है दूसरा नहीं है किसान, तो लग जाएगा प्रोविजन। दोनों के दोनों किसान है तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा। अब ध्यान देना पेनल्टी किसके लगती है, ये बताओ पेनल्टी किसके लगेगी, लोन लेने वाले के, देने वाले के, लेने वाले के। लेने वालों को मना कर रखा है कि आपको कैसे लेना है, एनी पर्सन शुड टेक असेट, लेने वालों को बोल रखा है, तो लेने वाला मरेगा यहाँ पे, लेने वाला मिस्टर ए मरेगा, मिस्टर ए मरेगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं 269T, इस सेक्शन का उल्टा है। अब आगे जाके मान लो मिस्टर ए लोन डिपॉजिट एडवांस का रिपेमेंट करता है, तो रिपेमेंट कैसे करना है उसको, कैसे करना है रिपेमेंट लोन डिपॉजिट एडवांस का, ओनली बाई अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना। अगर एग्रीगेट अमाउंट कितनी है 20,000 या उससे ज्यादा है, इंक्लूड्स एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इसके बाद बता रखा है अगर रिपेमेंट कौन कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट कंपनी या कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, या इन लोगों से आपने लोन लिया था इनको आप रिपेमेंट कर रहे हो, तो ये प्रोविजन लगता नहीं है, तो प्रोविजन लगता ही नहीं, मतलब ऊपर वाले सेक्शन का उल्टा है। अगर एसएससी इस प्रोविजन का कंप्लाई नहीं करता तो पेनल्टी लग जाएगी, जितना भी लोन डिपॉजिट एडवांस रिपे किया कैश, वीएड चेक, क्रॉस चेक से उतनी पेनल्टी लग जाएगी, जॉइंट कमिश्नर लगाएगा पेनल्टी। जैसे मान लो मिस्टर ए ने केस 1 में लोन ले लिया था 29,000 का कैश में, तो कैश में लोन लिया तब पेनल्टी लगी 269 एसएस की। अब ये 29,000 का लोन वो मान लो रिपे कर रहा है, 29,000 का पूरा लोन उसने कैश में रिपे कर दिया, तो 269T की पेनल्टी और लग जाएगी। ऐसा नहीं कि एक बार लग गई तो नहीं लगेगी, एक बार 269 एसएस में लग गई तो 269T नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, वहां लग गई यहाँ भी लगेगी। रिपे भी आप नहीं कर सकते ऐसे, तो रिपे किया मान लो 29,000 का कैश वगैरह से, कैश भी चेक क्रॉस चेक से पेनल्टी लग जाएगी। अब आउटस्टैंडिंग वाला कैसे देखेंगे, तो अपन देखो दूसरा केस 2 देखते हैं। देखो केस 2, 2 लोन थे, मिस्टर ए ने लिए थे 14,000 और 16,000 का, तो जब लिए थे तब तो अपन ने देख ली, अब रिपे कर रहा है। अब मिस्टर ए क्या कर रहा है, इसमें से मान लो एक लोन 14,000 वाला, जो लोन है 14,000 वाला रिपे कर रहा है। रिपे कैसे कर रहा है, कैश में, बताओ पेनल्टी लगेगी क्या? 269T की बात कर रहा हूं मैं, एसएस की बात तो अपन ने कर ली, टी की बात कर रहा हूं, लग जाएगी। इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखो 16,000 का था और 14,000, 30,000 का आउटस्टैंडिंग था, 30,000 का आउटस्टैंडिंग था और फिर आप रिपेमेंट कर रहे हो, चाहे आप रिपेमेंट 100 रुपए का करो कैश में, पेनल्टी लग जाएगी। मान लो ये 30,000 का आउटस्टैंडिंग था, इसमें से मिस्टर ए क्या करता है 1,000 रुपीज का रिपेमेंट कर रहा है कैश में, 1,000 की पेनल्टी, 14,000 का कर रहा है 14,000 की पेनल्टी। इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखते हैं अपन, इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये है मेन चीज, आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखते हैं। तो पहला लोन रिपे किया उसने 14,000 का कैश में, लग जाएगी पेनल्टी 14,000 की। अब कुछ दिनों बाद उसने 16,000 का लोन रिपे किया कैश में, लगेगी क्या? तब नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? आप बोलोगे एक तो 14,000 कर रखा था, ऐसे एग्रीगेट नहीं करेंगे, इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग देखेंगे, आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है, 16 ही तो बचा हुआ है, 14 तो पे कर दिया पहले उसने, तब नहीं लगेगी। उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, पहले वाले में लग गई दूसरे वाले में नहीं लगी, दूसरे रिपे में नहीं लगी। तो ये है, थोड़े से टेढ़े सेक्शन है, एक बार इनके एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना, गलती नहीं होगी आपसे। अगला सेक्शन 269ST, ये बोलता है अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उस ट्रांजेक्शन के लिए जो अमाउंट आप रिसीव करोगे 2 लाख या उससे ज्यादा की, 2 लाख या उससे ज्यादा की रिसीव करोगे तो कैसे करनी है, अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करनी है। कोई ट्रांजेक्शन मतलब सेल का ट्रांजेक्शन या सर्विस का ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो अमन ने सेल करी 5 लाख के गुड्स सेल करे संजय को, तो अमन को 5 लाख कैसे रिसीव करने, अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना। मतलब 2 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट रिसीव हो रहा है डेटर से या सेल के बदले में, 2 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट रिसीव हो रहा है तो कैसे होना चाहिए, अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड से होना चाहिए। या तो सिंगल डे की बात होती है, एक तो सिंगल डे में रिसीव करते हो 2 लाख या उससे ज्यादा, कैसे करो, इनसे करो,
या सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए। ट्रांजेक्शन एक है, डे चाहे अलग अलग हो, कैसे रिसीव करना है, अकाउंट पे चेक वगैरह से। तीसरा केस, ट्रांजेक्शन काफ़ी सारे हैं पर इवेंट एक था। ट्रांजेक्शन काफ़ी सारे लेकिन इवेंट एक था, तो उसके लिए 3 अलग अलग केस है यहाँ पे। तीनों को मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा क्या केस है। अगर आप इस प्रोविजन का कंप्लाई नहीं करते और कैश बिहेवियर चेक क्रॉस चेक से रिसीव कर लेते हो तो रिसीवर के क्या होगा, 100% पेनल्टी लग जाएगी। कौन लगाएगा, जॉइंट कमिश्नर। पेयर की नहीं लगेगी, रिसीवर की लगेगी। पेयर के लिए तो बस क्या होगा, खर्चा डिसलव होगा। 40A3 में 10,000 से ज़्यादा का डिसलव हो जाता है ना। ये रिसीवर की बात हो रही है, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर की बात हो रही है। तो 3 केस देखते हैं अपन। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ अमाउंट रिसीव करी कैश में रिसीव करी। मिस्टर ए ने कुछ सेल करा होगा मिस्टर बी को और बदले में अमाउंट रिसीव कर रहा है। क्या केस है, पहला केस, मिस्टर ए ने 5 ट्रांजेक्शन करे। मान लो मिस्टर ए की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो 5 आइटम सेल करे होंगे। मान लो 5 टीवी सेल करी है 50,000 ईच की। टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 2.5 लाख की हो गई। अब 2.5 लाख एक ही दिन रिसीव कर लिए, सिंगल डे में। कैसे, कैश में तो वॉल्यूशन हो गया। 2 लाख या उससे ज़्यादा कैसे करना है, अकाउंट पे चेक डीडीसी से करना है। यहाँ पे कैश में कर लिया, वॉल्यूशन हो गया, पेनल्टी लग जाएगी 2.5 लाख की। जितना लिया कैश में उतनी पेनल्टी। दूसरा केस, मिस्टर ए ने मान लो मिस्टर बी को एक लैपटॉप सेल किया 3 लाख का। बस एक ही ट्रांजेक्शन था 3 लाख का। ट्रांजेक्शन एक था, एक ही बिल था 3 लाख, और उस बिल के अगेंस्ट में मिस्टर ए ने 1 लाख रुपीज़ रिसीव करे। 1 लाख 1 जुलाई को, 1 लाख 10 अगस्त को और 1 लाख 1 नवंबर को। वायलेशन हो गया ये। आप बोलोगे एग्रीगेट 1 डे में तो कम है अमाउंट, 1 लाख ही है। मैंने 3 केस बताए थे, या तो सिंगल डे में हो या सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए हो, चाहे डे अलग अलग हो। सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए हुआ, डे अलग अलग है तो भी अपन एग्रीगेट कर देंगे। 3 लाख ले लिया उसने कैश में, सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए कैश में ले लिया, वॉल्यूशन होगा, पेनल्टी लग जाएगी 3 लाख की। 3 लाख की क्या लग जाएगी पेनल्टी। तीसरा केस, इवेंट एक था, मैरिज का इवेंट था। मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी की मैरिज का इवेंट स्पॉन्सर किया था, तो बदले में एक ट्रांजेक्शन तो मिस्टर ए ने क्या किया, गार्डन रेंट। मिस्टर बी से गार्डन का रेंट लिया, मिस्टर ए का गार्डन था उसका रेंट लिया। दूसरा, मिस्टर ए बोला मैं खुद डेकोरेशन करूंगा, तो डेकोरेशन का एक बिल बनाया और उसका लिया उसने 1,50,000, गार्डन रेंट 140,000। तो ट्रांजेक्शन भी अलग अलग है पर इवेंट एक है। एक इवेंट है शादी का, मिस्टर बी की शादी थी या उसकी बेटी की शादी थी, तो उस इवेंट के लिए मिस्टर ए ने 2 बिल बनाए, एक गार्डन का रेंट, एक डेकोरेशन। 140 गार्डन की रेंट के लिए और 150 डेकोरेशन के लिए कैश में लिए, और डिफरेंट डेट को लिए। बताओ वायलेशन होगा क्या। आप बोलोगे डेट भी अलग अलग है, 2 लाख की लिमिट में भी आ रहा है और ट्रांजेक्शन भी अलग अलग है, फिर भी लग जाएगी पेनल्टी, क्योंकि इवेंट एक है। ट्रांजेक्शन चाहे मल्टीपल हो लेकिन इवेंट एक है, तो अपन एग्रीगेट करेंगे। 290 हो रहा है, 290 वॉल्यूशन हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी 290। तो फिर पेनल्टी कम नहीं लगती। सिंगल डे में 2 लाख से कम होना चाहिए और ट्रांजेक्शन अलग होने चाहिए, सिंगल इवेंट भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मिस्टर एन ने मिस्टर बी के हाथ 2 ट्रांजेक्शन किए थे। ट्रांजेक्शन 1 था लैपटॉप का और एक था टीवी का। मान लो मिस्टर एन ने एक तो लैपटॉप सेल किया था, एक टीवी सेल करी थी। लैपटॉप 140 का, टीवी 150 की। मान लो 2 अलग अलग बिल थे। लैपटॉप का उसने अमाउंट रिसीव कर लिया 25 अक्टूबर को, टीवी का 30 अक्टूबर को। अब नहीं लगेगी। ट्रांजेक्शन भी सिंगल नहीं है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन है। सिंगल डे में अमाउंट भी 2 लाख से कम है और सिंगल इवेंट भी नहीं है, तब नहीं लगेगी। अगर सिंगल डे है या सिंगल ट्रांजेक्शन है या ट्रांजेक्शन मल्टीपल है लेकिन इवेंट सिंगल है, तो इनका अपन एग्रीगेट करके देखेंगे। और अगर 2 लाख या उससे ज़्यादा है, कैश बिहेवियर चेक क्रॉस चेक, तो पेनल्टी लग जाएगी। अब 3 केस में ये पेनल्टी नहीं लगती। पहला, अगर ट्रांजेक्शन 269 एसएस में कवर्ड है, मतलब लोन डिपॉजिट एडवांस है, तो वो 269 एसएस में जाएगा। 20,000 वाली लिमिट लगेगी, 269 एसएस वाली, ये नहीं लगेगा सेक्शन। अमाउंट कौन रिसीव कर रहा है, गवर्नमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। गवर्नमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस रिसीव कर रहे हैं, इन पे नहीं लगेगा सेक्शन। ये कितना भी रिसीव कर सकते हैं कैश में। तीसरा, अगर कोई पर्सन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करता है तो सेक्शन नहीं लगता। कैश विड्रॉ करता है तो एक टीडीएस का सेक्शन लगता है, 194N में टीडीएस काटा जाता है ताकि उस बंदे को ट्रेस किया जा सके। बाकी कोई सेक्शन नहीं लगता। कैश विड्रॉ करने पे कोई इनकम नहीं होती, कैश विड्रॉ करना कोई इनकम नहीं होती, तो कैश विड्रॉ करने पे कोई सेक्शन नहीं लगता। कैश विड्रॉ करना आप कितना भी करो कैश, चाहे 5 लाख करो चाहे 10 लाख करो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये पेनल्टी भी कौन लगाता है, जॉइंट कमिश्नर लगाता है। ये था 269 ST। अब एक SU देख लेते हैं। कोई व्यक्ति है जो धंधा करता है, बिजनेस करता है, और उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा, लास्ट ईयर का, कब का, लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको अपने कस्टमर्स को कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड्स की प्रेस्क्राइब फैसिलिटी देनी पड़ेगी। फोन पे देता है वो, गूगल पे देता है, पेटीएम देता है, ये तो चलेगा, क्रेडिट कार्ड देता है, पर 3 और देने पड़ेंगे। 3 क्या क्या, एक डेबिट कार्ड रुपए वाला, इसके अलावा यूपीआई, भीम यूपीआई, एक यूपीआई QR कोड और भीम यूपीआई QR कोड, ये 3 और देने पड़ेंगे। बाकी दे देगा वो तो चलेगा, लेकिन ये 3 जरूर देने पड़ेंगे। कस्टमर बोलता है मैं तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा रुपए वाले से, ये मना नहीं कर सकता, सेलर मना नहीं कर सकता।
कस्टमर बोलता है मैं यूपीआई से पेमेंट करूंगा, सेलर मना नहीं कर सकता। कब? अगर उस सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है, 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर सेलर कंप्लाई नहीं करता इस प्रोविजन को, तो जब तक ये सेलर ये फैसिलिटी नहीं देगा तब तक 5000 पर डे की पेनल्टी लगती है, तब तक 5000 पर डे की पेनल्टी लगती रहती है। अगला सेक्शन 281 क्या है? एसएससी का मान लो प्रोसीडिंग चल रही है, असेसमेंट चल रहा है या एसएससी का असेसमेंट कंप्लीट हो गया, एसएससी को पता है वो चोर है, तो एसएससी क्या करता है, अपने एसेट वगैरह को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है, अपने बच्चों के नाम, वाइफ के नाम या दोस्तों के नाम करना स्टार्ट कर देता है फ्री में, ताकि एसएससी से टैक्स रिकवर नहीं किया जा सके, वो इंसॉल्वेंट हो जाए। अगर ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो जो ट्रांसफर उसने किए सारे के सारे वॉइड माने जाएंगे, लेकिन 4 केस में वॉइड नहीं माने जाएंगे। अगर एसएससी का जो टैक्स बन रहा है कितना बन रहा है, 5000 बन रहा है तो नहीं बनेंगे। एसएससी ने जो एसेट ट्रांसफर किया उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 है तो नहीं बनेगा। छोटे मोटे एसेट वो सेल कर सकता है। अगर एसएससी ने एसेट सेल किया एडुकेट कंसिडरेशन में, मान लो एसएससी की बिल्डिंग 10 लाख की थी, 10 लाख में सेल करी है, क्या दिक्कत है? 10 लाख की बिल्डिंग दे दी, 10 लाख एसएससी के पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसएससी ने एओ की परमिशन लेकर ट्रांसफर किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता रहता है, 281B प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। एओ चाहे तो एसएससी की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। देखो अटैचमेंट कौन करता है? वैसे टीआरओ करता है। कब करता है? एओ ने एसएससी का असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, डिमांड नोटिस में एओ ने टैक्स इंटरेस्ट वगैरह मांगा, एसएससी 30 डेज में जमा नहीं करवाता, अपील वगैरह में भी नहीं जा रहा एसएससी, 30 डेज में एओ पे पेनल्टी लगा देता है, फिर भी एसएससी निकम्मा है, फिर जाता है टीआरओ एसएससी की प्रॉपर्टी को अटैच करने स्टार्ट कर देता है। वो तो अपन ने अटैचमेंट देख लिया था, टीआरओ जो करता है। तो अब एओ अटैचमेंट कब करेगा? देखो एसएससी का कोई असेसमेंट चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वो टीआरओ जाएगा, वो तो बाद में एक बार डिमांड नोटिस वगैरह जाएगा, फिर बाद में टीआरओ जाएगा। एसएससी का असेसमेंट चल रहा है और एओ को एसएससी के काफ़ी सारे कांड पकड़ में आ गए कि एसएससी की तो इनकम काफ़ी सारी बढ़ने वाली है, और एओ को लगता है कि ये एसएससी कहीं भी पार हो सकता है, ये अपने पैसों के साथ कहीं भी पार हो सकता है, तो क्यों ना इसकी प्रॉपर्टी पहले ही अटैच कर ले। ये होता है प्रोविजनल अटैचमेंट जो एओ करता है डिपार्टमेंट वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर एओ को लगता है एसएससी चोर है, इसकी काफ़ी सारी इनकम पकड़ में आ गई, अभी तो असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ी बहुत चेकिंग में एओ को लग गया कि एसएससी ने इनकम काफ़ी सारी छुपा रखी है, एसएससी ने इनकम दिखाई थी 5 लाख और एओ को लगता है इसकी इनकम तो करोड़ों में आने वाली है, तो एओ यहाँ अटैच कर लेता है राइटिंग में ऑर्डर पास करके। बस अपने बाप की सीआईटी की उसको परमिशन लेनी पड़ती है अटैचमेंट करने से पहले, और ये अटैचमेंट प्रोविजनल जो अटैचमेंट है ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। इस पीरियड को चाहे तो उसका बाप सीआईटी एक्सटेंड कर सकता है 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है। इसके बाद मैंने बताया था एओ को उस अटैचमेंट को हटाना पड़ेगा, रिवोक करना पड़ेगा। रिवोक मतलब एसएससी को प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ेगी। अगर एसएससी क्या कर देता है, एसएससी ईमानदारी दिखाता है, एसएससी क्या करता है, बैंक से, शेड्यूल्ड बैंक से जितने वैल्यू की प्रॉपर्टी एओ ने अटैच करी थी उतने वैल्यू की बैंक गारंटी लाके एओ के मुंह पे मार देता है। क्या करता है एसएससी, शेड्यूल्ड बैंक से जितने वैल्यू की प्रॉपर्टी एओ ने अटैच करी थी उतने वैल्यू की बैंक गारंटी एओ के लाके मुंह पे मार देता है। तो एओ को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनल अटैचमेंट को हटाना पड़ेगा, एओ मना नहीं कर सकता, हटाना पड़ेगा। आगे बता रखा है 2 केस में एओ क्या करेगा, उस बैंक गारंटी को इन्वोक कर लेगा। इन्वोक मतलब बैंक में जाके बैंक से पैसे ले लेगा। 2 केस में बैंक गारंटी मतलब एसएससी के बैंक ने गारंटी दे दी एक तरीके से कि एसएससी पैसे नहीं देता तो मैं दूंगा, तो 2 केस में एओ उस बैंक गारंटी को इन्वोक कर लेगा। पहला केस, एओ ने एसएससी का असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, डिमांड नोटिस भेजा, डिमांड नोटिस में टैक्स इंटरेस्ट मांगा, एसएससी देता नहीं है तो एओ ले जाएगा बैंक गारंटी, बैंक से पैसे ले आएगा। दूसरा केस, बैंक गारंटी देखो ऐसा नहीं होता कि जिंदगी भर की होती है, वो 2 महीने की होती है, 3 महीने की होती है या 6 मंथ्स की होती है। अब बैंक गारंटी की एक्सपायरी का टाइम आ गया, तो एक्सपायरी के टाइम से 15 डेज पहले या तो एसएससी उस गारंटी को रिन्यू नहीं करवाता, उसके टाइम को रिन्यू नहीं करवाता, या नई गारंटी फर्निश नहीं करता। तो एओ को पता है अब बैंक गारंटी एक्सपायर होने वाली है, ये कचरा हो जाएगी, एक्सपायर होने के बाद तो बैंक भी पैसा नहीं देगा, तो एओ क्या करवा लेगा, उसको इनवोक करवा के बैंक से पैसे ले आएगा। आगे बता रखा है यहाँ पे एसएससी की प्रॉपर्टी अटैच करता है एओ, तो जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मेंबरशिप कार्ड है ना, वो एसएससी की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, उसको अटैच नहीं कर सकता, अगला केस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस भेजते हैं, समन भेजते हैं, ऑर्डर भेजते हैं, असेसमेंट ऑर्डर एओ भेजता है आपको, तो कैसे भेजेगा, या तो पोस्ट करवाएगा, कुरियर करवाएगा, या सिविल प्रोसीजर वाले कोड में जो मैंने बता रखा है उस मैंने में भेज देगा, या सीबीडीटी ने जो मैंने बता रखा है उस मैंने में भेज देगा, या इलेक्ट्रॉनिकली मेल कर देगा, या क्या कर देगा, मेल। आज के ज़माने में क्या करता है, वो मेल करता है एक तो, और एक आपको पोस्ट करता है, पोस्ट या कुरियर करता है। अब नोटिस किसके एड्रेस पे भेजा जाएगा, किसके पास भेजा जाएगा, इंडिविजुअल में इंडिविजुअल के पास भेजा जाएगा, इंडिविजुअल के एड्रेस पे भेजा जाएगा। अगर एसएससी मर गया तो उसके लीगल हायर्स को भेजा जाएगा। एचयूएफ है तो मैनेजर मतलब कर्ता को भेजा जाएगा, या कोई भी मेंबर को भेज देंगे। पार्टीशन, एचयूएफ खत्म हो गई, पार्टीशन हो गया, तो लास्ट कर्ता जो भी लास्ट मैनेजर था उसको भेज देंगे, वो मर गया तो कोई भी अडल्ट मेंबर को भेज देंगे। इसके बाद फर्म में पार्टनर को भेजा जाएगा, फर्म डिजोल्व हो चुकी तो डिजोल्यूशन से पहले जो भी अडल्ट पार्टनर था उसको भेज देंगे।
कंपनी लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर को भेजा जाएगा, कोई और पर्सन है तो पर्सन इंचार्ज को भेजा जाएगा, फालतू था। अगला, अब डिपार्टमेंट वालों के सामने एसएससी चाहे तो खुद भी जा सकता है, डिपार्टमेंट वाले जो नोटिस वगैरह क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट वाले जो एविडेंस डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं वो एसएससी चाहे तो खुद भी भेज सकता है, या किसी एआर को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं। एआर मतलब ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। देखो एसएससी को ज्ञान होता नहीं है, एसएससी डिपार्टमेंट वालों ने बुलाया एसएससी को, वो क्या करेगा जाके, उसको थोड़ी इनकम टैक्स का ज्ञान है। या मान लो अपील में एसएससी चला गया तो अपील वो कैसे लड़ेगा, तो एसएससी क्या करता है, अपना एआर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देता है। जनरली किसको करता है वो, सीए को या तो या एडवोकेट को, बाकी वो किसी को भी कर सकता है। उसके बेटे को ज्ञान है तो बेटे को कर दिया, उसके एम्प्लॉय को ज्ञान है तो एम्प्लॉय को कर दिया, बाकी किसी को भी कर सकता है। जनरली किसको करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, सीए या वकील को। तो उसके लिए एसएससी को बस एक राइटिंग में एक लेटर लिखना है बस, और बनाना है अपना एआर। अब एक केस है जिसमें एसएससी को खुद को जाना पड़ेगा, एआर बनाने के बाद उसको खुद को जाना पड़ेगा। अगर एग्जामिनेशन ओथ, डिपार्टमेंट वालों ने एसएससी को क्यों बुलाया है, ओथ पे एग्जामिनेशन करवाने के लिए, रामायण पे, बाइबल पे या कुरान पे हाथ रख के, गीता पे हाथ रख के कसम खिलाने के लिए बुलाया है। तो एसएससी ऐसा नहीं कर सकता कि अपने सीए को भेज दिया या अपने एडवोकेट को भेज दिया, उसमें तो एसएससी को खुद को जाके कसम खा के आनी पड़ेगी। आगे बता रखा है एआर कौन बन सकता है, कोई भी बन सकता है, एसएससी का रिलेटिव, एम्प्लॉई, ऑफिसर, लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एडवोकेट, सीए, या कोई भी पर्सन जिसने अकाउंटेंसी एग्जाम पास किया है, या कोई और पर्सन, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है एआर। इसके बाद बता रखा है 292B, अगर मान लो किसी नोटिस में, आरओआई में, असेसमेंट ऑर्डर में कोई मिस्टेक है, कैसी मिस्टेक, क्लरिकल मिस्टेक, मान लो एओ ने असेसमेंट ऑर्डर में कैपिटल गेन की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो उससे वो इनवैलिड हो जाएगा का ऑर्डर, नहीं, क्लरिकल मिस्टेक से ऑर्डर इनवैलिड नहीं होता। ऐसे ही मान लो ऑर्डर ईयर गलत लिख दिया, एओ ने गलती से ऑर्डर ईयर गलत लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। एसएससी ये नहीं बोल सकता इसने कैपिटल गेन की स्पेलिंग गलत लिख दी तो प्रोसीडिंग इनवैलिड, ऐसा नहीं हो सकता। एक सेक्शन और देखा था मैंने 292BB, याद करो क्या था वो, असेसमेंट प्रोसीजर में देखा था अपन ने, वो वहीं से लिंक था और उसी चैप्टर में दे रखा था, नोटिस वाला था वो, कि डिपार्टमेंट वालों को नोटिस भेजना मैंडेटरी है। लेकिन एसएससी को भी क्या करना है, अगर एसएससी के पास नोटिस टाइम पे नहीं आया या इम्प्रॉपर मैनर में आया तो एसएससी को भी ऑब्जेक्शन उठाना है। अगर एसएससी ऑब्जेक्शन उठाता नहीं है, ऑब्जेक्शन कब उठाता है, असेसमेंट होने के बाद उठाता है, तो फिर नोटिस कैसा भी हो वैलिड बन जाता है, कैसा भी हो वैलिड बन जाता है। वो अलग सेक्शन था, उसको इसे लिंक मत कर लेना, वो अलग था। ये क्या है, क्लरिकल मिस्टेक है कुछ तो वैलिड हो जाता है। लास्ट सेक्शन ये और देख लेते हैं, सेक्शन 285B है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट। सेक्शन 285B है, ये सेक्शन क्या है, डिपार्टमेंट वाले आपके बारे में थर्ड पार्टी से आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो ना, तो आपकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी से ली जाती है। मान लो आपने बैंक में एफडी करवा दी, तो बैंक रिपोर्ट करता है कि हाँ हमारे पास एक एसएससी आया था, अमन ने 20 लाख की एफडी करवाई है। मान लो आपने सेविंग अकाउंट में 20 लाख डाल दिए, तो बैंक वाले रिपोर्ट करते हैं डिपार्टमेंट वालों को कि हमारे पास एक एसएससी आया था विजय ने 20 लाख सेविंग अकाउंट में डाल दी। ये होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इससे क्या होता है, एसएससी को ट्रेस किया जा सकता है। मान लो एसएससी ने 5 करोड़ की एफडी करवा दी बैंक में, 5 करोड़ की एफडी करवा दी, और एसएससी क्या करता है, रिटर्न कभी 5 लाख की इनकम दिखाता है, कभी 1 लाख रुपए की इनकम दिखाता है, और टैक्स देता ही नहीं है। कभी इनकम इतनी दिखाता है और 5-5 करोड़ की एफडी करवा रहा है, ट्रेस हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, मतलब उसने काले का धन है, उसके पास काला धन था, उसकी एफडी करवाई है उसने। ऐसे ही मान लो एसएससी है 5 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है, रजिस्ट्रार रिपोर्ट कर देगा, रजिस्ट्रार रिपोर्ट कर देगा कि एक एसएससी आया था हमारे पास संजय नाम का, उसने 5 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है, ट्रेस हो जाएगा वो एसएससी। अगर उसने एसएससी ने ईमानदारी से टैक्स दिया है, 1 नंबर की कमाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसएससी की जब अपन देखें रिटर्न में उसने कुछ टैक्स दे ही नहीं रखा, कभी 1 लाख की इनकम दिखाता है, कभी 2 लाख की, और 5-5 करोड़ की बिल्डिंग खरीद रहे हैं, ट्रेस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट थर्ड पार्टी फर्निश करती है कब तक, 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर या 31 मई ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कौन कौन से केस में फर्निश होता है वो अपन देख लेते हैं। सभी केस अलग अलग है, इन सबका एग्रीगेट मत कर देना, सभी केस अलग अलग है। पहला केस, कोई पर्सन ने क्या किए, किसी कंपनी से 10 लाख उससे ज़्यादा के बोर्ड से डिबेंचर खरीदे। किसी पर्सन ने कंपनी से 10 लाख उससे ज़्यादा के, और ये लिमिट जो है ना यहाँ पे जो लिमिट आ रही है, ये 1 साल की लिमिट है, पर ईयर की लिमिट है, पर ईयर की लिमिट है। तो किसी पर्सन ने 1 साल में 10 लाख उससे ज़्यादा के बॉन्ड से डिबेंचर कर देते हैं, किसी पर्सन ने, किसी एक पर्सन ने, कंपनी उसके बारे में रिपोर्ट कर देगी, कंपनी उसके बारे में रिपोर्ट कर देगी। दूसरा, किसी पर्सन ने एक कंपनी से 10 लाख उससे ज़्यादा के शेयर खरीदे, 10 लाख उससे ज़्यादा के शेयर खरीदे, कंपनी रिपोर्ट कर देगी। तीसरा, एक लिस्टेड कंपनी ने बाईबैक किए अपने शेयर्स, लिस्टेड कंपनी ने 10 लाख या उससे ज़्यादा के शेयर्स बाईबैक किए, तो लिस्टेड कंपनी बोलेगी कि हाँ मैंने मिस्टर ए से 10 लाख के शेयर बाईबैक किए, ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी पर्सन ने म्यूचुअल फंड वालों से 10 लाख या उससे ज़्यादा की, 10 लाख रुपीस या उससे ज़्यादा की म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदी है, म्यूचुअल फंड वाले रिपोर्ट कर देंगे। किसी पर्सन ने फॉरेन करेंसी खरीदी है
ऑथराइज डीलर से 10 लेके उससे ज़्यादा की 10 लेके उससे ज़्यादा की तो ऑथराइज डीलर क्या कर देगा, उसको रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड बिल्डिंग का परचेस सेल हुआ है कितना 30 लाख के उससे ज़्यादा का 30 लाख के उससे ज़्यादा का, तो रजिस्ट्रार रिपोर्ट करेगा। रजिस्ट्रार रिपोर्ट करेगा कि मेरे पास 2 बंदे आए थे, एक अमन एक मोहन, अमन ने अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी मोहन को बेच दी, तो रजिस्ट्रार इस तरह से रिपोर्ट करेगा 30 लाख के उससे ज़्यादा की अगर परचेस सेल हुई है तो। इसके बाद अगर मान लो किसी बंदे ने सामान खरीदा है, सर्विस ली है और उसका कैश पेमेंट कर रहा है वो 2 लाख से ज़्यादा, ध्यान देना एक्सीडिंग है यहाँ पे, 2 लाख या उससे ज़्यादा नहीं, एक्सीडिंग 2 लाख, तो सेलर रिपोर्ट करेगा कि मेरे पास एक बंदा आया था सोहन, उसने 3 लाख का लैपटॉप खरीदा कैश में, और इसमें बताओ क्या होगा, सेलर को पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और सेलर रिपोर्ट कर रहा है। बोलो ये पागल लोग कैसे प्रोविजन बनाते हैं, जिसको रिपोर्ट कर रहा है उसी से पेनल्टी मांग रहे हैं। बताओ वो रिपोर्ट क्यों करेगा। मान लो कोई सेलर है, उसने 5 लाख का कैश में सेल करी है, 5 लाख की कैश में सेल करी है लैपटॉप। अब सेलर को पता है कि उसने कैश में सेल कर दिया और 5 लाख रुपीस रिसीव कर लिया, अपने देखा था सेक्शन 269ST, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर जो अमाउंट रिसीव कर रहा है उसको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी और उसी से रिपोर्ट करवा रहे हैं ये पागल लोग। ये कभी रिपोर्टिंग होती नहीं है इसकी, इस वाले ट्रांजेक्शन की। तो बाकी ट्रांजेक्शन की होती है रिपोर्टिंग, इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। सेलर क्यों करेगा, अगर मान लो उसने कैश में ट्रांजेक्शन भी कर लिया तो छुपाएगा वो, तो उसको रिपोर्ट करा, उसको पता है उतनी पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, तो रिपोर्ट ही नहीं करेगा। पर इन पागल लोगों ने ऐसा प्रोविजन बना रखा है कि सेलर इतनी ईमानदारी दिखाएगा, खुद से रिपोर्ट करेगा ट्रांजेक्शन, खुद से पेनल्टी देगा। लास्ट बता रखा है, लास्ट 5 केस बता रखे हैं, बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक को रिपोर्ट करना है, और ये गारंटी से रिपोर्ट होते हैं। बैंक वालों ने ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है, अपने आप रिपोर्ट हो जाते हैं, इनकम टैक्स वालों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। पहला केस, कोई पर्सन क्या करता है, करंट अकाउंट में पूरे साल में एग्रीगेट 50 लाख के उससे ज़्यादा का या तो कैश डिपॉजिट करवाता है या कैश विड्रॉ करता है, कैश डिपॉजिट करवाता है, कैश विड्रॉ करता है, करंट अकाउंट में 50 लाख, बैंक वाले रिपोर्ट कर देंगे। कोई पर्सन क्या करता है, सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट, विड्रॉ नहीं, कैश डिपॉजिट करवाता है 10 लाख उससे ज़्यादा का, 10 लाख उससे ज़्यादा का, बैंक वाले रिपोर्ट कर देंगे। कोई पर्सन एफडी करवाता है, एफडी जिसको टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट बोलते हैं उसको, 10 लाख उससे ज़्यादा की पूरे साल में, बैंक वाले रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ दे रखी है, अगर आपने पुरानी एफडी को रिन्यू करके नई एफडी करवाइए, पुरानी एफडी को रिन्यू करके नई एफडी करवाइए, वो रिपोर्ट नहीं होगा, चाहे वो 10 लाख से ज़्यादा हो, बिल्कुल फ्रेश एफडी है वही रिपोर्ट होगी, बिल्कुल फ्रेश एफडी रिपोर्ट होगी। पुरानी एफडी का रिन्यूअल करवाया आपने, वो रिपोर्ट नहीं होगी। आगे बता रखा, कोई पर्सन क्या करता है, बैंक से परचेज करता है कैश में, ध्यान देना कैश में परचेज करता है, क्रेडिट कार्ड क्या बोलते हैं, बैंक के थ्रू परचेज नहीं करता, कैश में परचेज करता है। बैंक से क्या परचेज करता है, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स, बैंकर चेक या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, पे ऑर्डर्स वगैरह, बैंकर चेक वगैरह, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट परचेज करता है 10 लाख उससे ज़्यादा के, 10 लाख उससे ज़्यादा के कैश में, तो बैंक वाले रिपोर्ट करेंगे। लास्ट बता रखा है, कोई बंदा क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में पेमेंट करता है, कोई बंदा क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में बैंक को पेमेंट करता है, कैसे पेमेंट करता है, क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में 1 लाख या उससे ज़्यादा का कैश में, या अदर मोड मतलब चेक वगैरह से 10 लाख उससे ज़्यादा, कैश में 1 लाख उससे ज़्यादा, अदर मोड 10 लाख उससे ज़्यादा, कैश में 1 लाख उससे ज़्यादा, अदर मोड 10 लाख उससे ज़्यादा, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करता है, तो बैंक वाले उसको रिपोर्ट कर देंगे। ये सारे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होंगे। इससे क्या होगा, आप अपनी काली कमाई को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, करोगे तो पकड़े जाओगे, या तो चुपचाप टैक्स देते जाओ ईमानदारी से, फिर आप इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्ट करोगे, रिपोर्ट भी होगा ट्रांजेक्शन, तो आपके कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन आपने काली कमाई कर रखी है, आपने ईमानदारी से टैक्स नहीं दिया, और अब आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो एफडी में, या म्यूचुअल फंड में, या शेयर्स में, या डिवेंचर्स में, या बॉन्ड्स में, या प्रॉपर्टी में, सब चीज़ें कवर कर दी यहाँ पे, सब चीज़ें कवर कर दी जनरली, आप नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा काली कमाई को इन्वेस्ट करने का, एक ही ऑप्शन आज के टाइम पे गोल्ड। एक लैंड बिल्डिंग भी है, लैंड बिल्डिंग में तो इन्वेस्टमेंट कैसे होता है बताओ, काली कमाई का आप बोल रहे रिपोर्ट होता है, वो तो देखो रिपोर्ट तो होता है, लेकिन लैंड बिल्डिंग की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू काफ़ी कम होती है और ट्रांजेक्शन प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अपन ट्रांजेक्शन प्राइस कम दिखाते हैं। जैसे मान लो अमन ने प्रॉपर्टी सेल करी, अमन ने 5 करोड़ की, एक्चुअल में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी 50 लाख, तो ये सेल दिखाएंगे आपस में 50 लाख, और जो 4.5 करोड़ का जो सेटलमेंट है ना, ये आपस में कैश में करेंगे, बायर और सेलर आपस में कैश में करेंगे। रजिस्ट्रार को भी कितने दिखाएंगे, ये 50 लाख, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पे तो ट्रांजेक्शन करना ही पड़ता है, उसके नीचे तो आप कर भी नहीं सकते, तो इतना करेंगे। तो ये फर्जीवाड़ा होता है बस आज के टाइम पे, और ये फर्जीवाड़ा भी जल्द बंद होने वाला है। जिस दिन 500 रुपये का नोट बंद होगा उस दिन ये फर्जीवाड़े भी बंद हो जाएंगे। 500 रुपये का नोट जिस दिन बंद हुआ ना, ये 2 फर्जीवाड़े और होते हैं, ये और बंद हो जाएंगे। या जिस दिन ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, तो भी बंद हो सकते हैं। बाकी मेन फर्जीवाड़ा तभी बंद होगा जब ये 500 का नोट बंद होगा। बाकी अब आज के टाइम पे आप काली कमाई को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और करते हो तो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो जाएगा, इनकम टैक्स वालों के पास खबर पहुंच जाएगी, और आपके पास फिर आएगा नोटिस, या तो नोटिस आएगा या रेट डाल दी जाएगी, इनकम टैक्स वालों को मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन।
कि आपके पास क्या है, काली कमाई। ये था ये चैप्टर। आज अपन ने काफ़ी सारे चैप्टर रिवाइज कर लिया, अपील्स रिवीजन कर लिया, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कर लिया, पेनल्टीज कर लिया, प्रोसिक्यूशन कर लिया और मिसलेनियस कर लिया। इन सभी चैप्टर में 8 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 नंबर तक के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं। और इन चैप्टर में फ़ायदा ये है, एक तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और अगर आपने प्रोविजन ठीक से कर लिए तो इनमें गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं होते। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, गलती होने के चांसेस नहीं होते कि पीजीबीबी का क्वेश्चन आ गया तो उसमें गलती होने के चांस होते हैं, लेकिन इनमें नहीं होते। इनमें छोटे क्वेश्चन होते हैं तो गलती होने के चांस नहीं होते। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाकी कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।